दो पार्ट देखे थे। एक था अपना ग ख तस्लम, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, और एक था फिर मुगलों के अधीन भारत कैसा था, जिसमें कि हमने बाबर की बात की थी, हुमायूं की, अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां, औरंगजेब और परवर्ती मुगल में। ये सब कंप्लीट पढ़ लिया हमने। और एंशंट इंडिया का भी एक हिस्सा मैंने लास्ट जब मैंने क्लास ली थी शायद वेडनेसडे की शाम को, तब कराया था, जिसमें कि गुप्तोत्तर काल में यानी गुप्तों के बाद हरियाणा कैसा था। तो उसमें हमने देखा था कि हरियाणा में किस तरह से छोटे छोटे राजा राज कर रहे थे, और उस सबको हमने डिटेल से पढ़ लिया। यानी अब एंशंट इंडिया के कुछ छोटे हिस्से रह गए हैं। एंशंट इंडिया के एंशंट हरियाणा की जो हिस्ट्री है उसमें 4-5 टॉपिक थे, जिनमें से आज मैं 2 आपके सामने लाई हूँ, जिसमें से कि उम्मीद है एक तो कंप्लीट करेंगे, दूसरे का भी हाफ, या अगर टाइम लगा तो पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। अब आप लोग अगर किताब पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कोर्स लगभग कंप्लीशन की तरफ चल पड़ा, और सिर्फ नेशनल हाईवे, एक पशु जनगणना अगर हम कहें तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए। अदरवाइज छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। कला और संस्कृति के किताब आप जरूर पढ़ते रहना, बिना किताब के सिलेक्शन नहीं होगा। पीडीएफ से आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पीडीएफ को फोन में पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं होता, और उतने में आप अगर उसकी फोटो कॉपी कराओगे तो उससे बेहतर है आप कोई भी किताब लेके पढ़ लेना। ठीक है, जो मन करे किताब पढ़ना, ये नहीं कि मेरी ही किताब बेस्ट है, सारी किताबें अच्छी हैं। हर टीचर मेहनत करके किताब लिखता है, मैंने भी किताब लिखी है, अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी पढ़ें, चीजें सब में एक जैसी हैं। जो पीडीएफ है ये मेरी बुक में से मैंने उस टाइपिस्ट को कहा था, उसने एज इट इज मुझे भेज दिया। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वैदिकोत्तर काल में हरियाणा। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें करेंगे, ताकि ये हमें समझ में आसानी से आए। अब आप लोगों को इतना तो पता है कि हरियाणा के 3 हिस्ट्री के पार्ट थे, जिनमें कि एक हम आज बात करेंगे वैदिक काल के बाद। मैंने आपको वैदिक काल, एक्चुअली 1 से 6 तक के चैप्टर्स हैं, जिसमें कि एंशंट हिस्ट्री है। अब इस एंशंट हिस्ट्री का 2 पार्ट मैंने आपको धीरे धीरे करके पढ़ा दिए, गुप्तों वाला टॉपिक भी, और जो आपको पढ़ाया था ना त्रिस्यु और कुरु वंश, पुरु वंश, पांचाल, एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाया था, वो वैदिक काल एंशंट हरियाणा हिस्ट्री का ही टॉपिक था। उसी से जोड़ के आज हम बात कर रहे हैं वैदिकोत्तर। ये कह रहे हैं वैदिकोत्तर काल, यानी वैदिक के बाद का काल। वैदिक काल की अगर बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व, इसके बाद का हरियाणा कैसा था। तो आप सब जानते हैं कि वैदिक काल में ऐसी मान्यता है हम लोगों की कि आर्य, जिन लोगों को कहा जाता है श्रेष्ठ थे, कुलीन थे, ऊंचे वर्ग के थे, उन सब का आगमन हुआ था हरियाणा पंजाब के इलाके में। और ये ब्रह्मवर्त है जहाँ पे ये 7 नदियां, सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया था, जिसमें कि आपकी सरस्वती, जो आज नहीं दिखती लेकिन एक टाइम था जब ये सबसे पवित्र नदी थी, इसको वैदिक काल में नदी तमा, माते तमा, देवी तमा उपनामों से बुलाया गया। ये इसके अलावा आपकी सिंधु, सतलुज, सरस्वती, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, ये 7 नदियों के मैंने नाम लिए, सप्त सैंधव प्रदेश। उसके बाद लोहे की खोज हुई थी सन 1000 ईसा पूर्व के आसपास, और धीरे 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 करके लोहे ने लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। और उसके बाद 600 ईसा पूर्व में इंडिया में बड़े बड़े से महाजनपद बनने लग गए थे। जैसे जनपद थे, गांव, कबीले, जनपद, फिर एक बहुत बड़ा शब्द था उस टाइम पर, महाजनपद। और इन महाजनपदों में 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से और जैन साहित्य से भी मिलती है, जो भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है, तो इन 16 महाजनपदों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो मगध को तो मैंने डिटेल में आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया था कि मगध क्यों पनप रहा था। मगध, कौशल, वज्जी, ये पढ़ा रखे हैं मैंने सारे एंशंट हिस्ट्री में, और अपना वत्स है, अंग है। उसी टाइम पर इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद का आप भी हिस्सा थे हरियाणा वाले, ये था कुरु महाजनपद। कुरु एक राजा का नाम था, कुरु, पुरु, ये आपने सुने हुए होंगे। तो कुरु से ही जिस इलाके में हम लोग रह रहे थे, वो हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, पंजाब तो बेसिकली क्योंकि पूरे हरियाणा को पहले पंजाब कहते थे, तो पंजाब हरियाणा को आप एक समझ लीजिए, थोड़ा सा दिल्ली का हिस्सा और थोड़ा सा यूपी का हिस्सा, तो ये था कुरु महाजनपद। इस कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। अगर आपने महाभारत देखी है तो आपने बार बार ये शब्द सुना होगा, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर बेसिकली उस टाइम में राजधानी थी कुरु की। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, यानी आपके थानेसर कुरुक्षेत्र का हिस्सा, और इसकी राजधानी यानी मेरठ के आसपास जो इलाका पड़ता है, जिसको हस्तिनापुर नाम दिया गया था। तो आप ये लगा लो, यूपी और हरियाणा के हिस्से में एक बड़ा महाजनपद था जिसका नाम था कुरु, और जिसके कारण ये कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र पड़ा। ठीक है, भाई कुरु का क्षेत्र था, कुरु राजा था और उसका क्षेत्र था, नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र। तो आप 16 महाजनपदों में, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट मगध है, लेकिन क्योंकि आप हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उन 16 में हम थे कुरु में। कुरु जिसमें कि हरियाणा यूपी पंजाब का इलाका आता था, जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, जो कि आज कहाँ पड़ेगी, मेरठ में। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। इस महाजनपद काल के बाद धीरे 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 एक ऐसा जैसे मगध जो था वहाँ हरियंक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश का उदय हुआ और उस नंद वंश में एक राजा ने राज किया जिसका नाम था धनानंद। उस धनानंद को खत्म किया था चाणक्य के चेले ने, उनके खास चेले ने, उनके खास शिष्य ने, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और इस तरह से आपके भारत में और हरियाणा में भी एक नए साम्राज्य का उदय हुआ था जिसको हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने हरियाणा को भी, इनफैक्ट हरियाणा पंजाब में ही उसने सबसे पहले अपनी सेना का गठन किया था, क्योंकि ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी उस टाइम पर थी जहां ये पढ़ता था और इनके ही गुरु थे जिन्होंने इसको पूरा शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया, समझाया, बताया कि क्या क्या राजा के कर्तव्य हैं। तो सप्तांग सिद्धांत की जानकारी दी कि भाई क्या क्या 7 चीजें होनी चाहिए तब राजा अच्छा राजा बन सकता है। तो अपने गुरु की हर बात को मानते हुए इन्होंने मगध, तो क्योंकि मेन हिस्सा था पूरे भारत में, सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी मगध, आज के बिहार से लगता इलाका। और उस टाइम सोच लो छोटा सा कुरु भी था जिसका नाम महाजनपद ही था, लेकिन वो उतना शक्तिशाली नहीं था। तब एक लड़के को तैयार किया और पंजाब, ये लगा लो पाकिस्तान और हरियाणा पंजाब वाला इलाका, इस इलाके में एक छोटी सी सेना के बलबूते इस इलाके को अपने अंडर ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी हरियाणा पर मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था। तो आपका जो ये हरियाणा है ना, ये चंद्रगुप्त के अंडर आया था। इसने अखंड भारत, पूरा भारत एक बनाया था। ये चाणक्य का फेवरेट स्टूडेंट मान लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव रहा कहाँ, हमारे हरियाणा पर। ठीक है, जब इंडिया बनेगा, इससे पहले तो इंडिया था ही नहीं, पहले आर्य कहीं बसे, ब्रह्मावर्त में बसे, फिर वो आर्यावर्त में बसे, फिर वो मध्य देश तक आए, फिर लोहा खोजा, फिर धीरे धीरे चीजें बदली। महाजनपद काल में 16 में से आप एक में थे कुरु में, वो मगध लगातार बढ़ रहा था, वहां पे टारगेट करके उसको अचीव किया, उस एरिया को अपना टारगेट बनाया एक लड़के ने, एक राजा ने जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और उसने पहली जो सेना गठित की वो आपके इलाके में, यानी आप उसके प्रभाव में आ गए, हरियाणा वाले। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य अब ये अखंड भारत का सपना देखेगा और इसको पूरा करेगा अपने गुरु की मदद से, यानी मौर्य साम्राज्य का प्रभाव आ गया हरियाणा पर। इसका बेटा जन्म लेगा जिसका नाम है बिंदुसार। हरियाणा में अब इनका टेरिटरी में हम पढ़ते हैं, ठीक है, राज किया, लेकिन हरियाणा से ज्यादा ऐसा कोई बहुत हिस्ट्री में नाम नहीं है। इसका बेटा जन्म लेगा अशोक, जो कि हरियाणा को प्रभावित करेगा, क्योंकि अशोक आप जानते हैं हरियाणा में एक बहुत पुराना स्तंभ हुआ करता था, टोपरा, अंबाला में। टोपरा अब तो वो पड़ता है आपका यमुनानगर में, लेकिन टोपरा में जो आपका स्तंभ था ये संबंधित है अशोक से। और अशोक ने थानेसर यानी कुरुक्षेत्र वाले इलाके में स्तूप भी बनवाया था, स्तूप। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, जो ये टोपरा, बाद में इसको उठा के ले गया था फिरोज शाह तुगलक अपने दिल्ली में, लेकिन टोपरा का अशोक स्तंभ या थानेसर का जो स्तूप बनवाया इसमें, और कहते हैं इसमें महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष भी रखे हुए थे। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि बहुत प्रतापी राजा अशोक, जो सम्राट अशोक थे, जिनका कि डंका बजता था अड़ोसी पड़ोसी देशों में, उनसे भी प्रभावित था कौन सा इलाका, हरियाणा। तो हरियाणा में उन्होंने स्तूप भी बनवाया, उन्होंने एक स्तंभ भी बनवाया। तो इससे ये दिखता है कि हरियाणा की इंपॉर्टेंस रही होगी मौर्यों के काल में। ठीक है, तो मौर्यों से आपके इतिहास को ऐसे याद रखना है। धीरे धीरे अशोक ने अपनी नीति में बदलाव किया और इसने सिर्फ अपने बौद्ध धर्म को बढ़ाने मात्र पर सारा ध्यान दिया, इसलिए इसके वंशज कमजोर हुए और फाइनली आते 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 धीरे धीरे ये इतने कमजोर हुए कि इनका राजपाट पूरा खत्म हो गया और धीरे धीरे नए नए राजा यहाँ पे जन्म लेने लगे। इनके बाद, मौर्यों के बाद, आपके हरियाणा में, जैसे ही मैं हरियाणा कहूँ तो आपके दिमाग में वो 2 नदियों के बीच का एरिया आ जाए। आप सब जानते हैं, मैंने नदियों का टॉपिक बहुत डिटेल से कराया था। एक नदी है आपकी ये वाली यमुना, यमुना, यम की बहन, सूर्य की पुत्री, और ये कौन सी है आपकी, घग्गर, सबसे उत्तर से आने वाली है ना। यमुना और घग्गर के बीच का सबसे उपजाऊ मैदान ही तो आपका हरियाणा है। अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था, अशोक का प्रभाव था, लेकिन अशोक की अपनी जो नीति थी धर्म प्रचार की, बौद्ध धर्म के प्रचार की, उसका फर्क ये पड़ा कि उसके वंशज उतने प्रतापी क्षत्रिय राजा नहीं हुए और धीरे धीरे करके उनके वंश खत्म होते गए। और मौर्योत्तर काल में आपके यहाँ विदेशी ताकतें भी दिखाई दी और कुछ आपके देसी भी लोग राजा के रूप में दिखने लगे। इन देसी राजाओं का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, आपके प्रॉपर इलाके में एक नया एक कम्युनिटी डेवलप होगी, जो आप लगा लीजिए आपके करनाल
फिलहाल कुरुक्षेत्र के आसपास यानी पंचकुला के नीचे, अंबाला के थोड़ा नीचे और यमुनानगर का थोड़ा सा हिस्सा कवर करती हुई एक कम्युनिटी आपके यहाँ डेवलप होगी जो लगभग हरियाणा को कवर करेगी। नीचे को छोड़ दो बस, यानी आप इसमें भूल जाओ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और ये गुड़गांव वाला हिस्सा है ना, ये पट्टी और नीचे वाली पट्टी छोड़ दो, बाकी बीच का सारा हरियाणा जिसको आप कहते हैं जलोढ़ मैदान, इन नदियों के बीच का ये नया एक छोटा देसी से राजा थे, लोकल एरिया में काम करने वाले, पूरे भारत पे नहीं लेकिन हरियाणा पे इनका राज चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है हमारे हरियाणा के लोगों के लिए और इनका इतना नाम था कि इनके नाम के जो जिसके ये वंशज हैं, जैसे पहले इसकी बात करते हैं नाम किसका था, ये पूरे कहलाते थे यौधेय। यौधेय कहीं कहीं ऐसे लिखा है यौधेय, कहीं कहीं लिखा है यौध्येय, एक ही चीज है, कई तरह से इसको स्पेल कर देते हैं, तो यौधेय कह लो या यौध्येय कह लो, एक ही बात है ये। ग्रीन कम दिख रहा है, रेड कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो ये मैं यहीं पे दोबारा लिख देती हूँ, कह रहे हैं दिखाई कम दे रहा है, यौधेय। ये तो ये कम्युनिटी है। कुछ लोग कहते हैं इनको युधिष्ठिर से जोड़ के भी देखना चाहिए, लेकिन सब नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं युधिष्ठिर के नहीं है, कहते हैं युधिष्ठिर के वंशज थे ये। तो यौधेय अब ये लोकल लेवल पे डेवलप हो गया एक राजपाट यौधेय राजाओं का, और इन लोगों ने किसकी पूजा की, कार्तिकेय की। कार्तिकेय आप जानते होंगे ना, कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय, कार्तिकेय कहते हैं भगवान शिव जी का बड़ा बेटा। भगवान शिव जी के दो ही तो बेटे थे, शिव और पार्वती के, कार्तिकेय और एक कौन था, गणेश। गणेश का वाहन जो था वो मूषक था, चूहा था, और इनका वाहन जो था मोर था। और इसीलिए गुप्तों के टाइम में जब मौर्यों के बाद अगले बड़े राजा गुप्त आएंगे तो कई लोग तो कार्तिकेय को अपना सिंबल बना लेंगे, वो मयूर मुद्राएं बनाएंगे, मोर को अपना सिंबल बनाएंगे, मोर इनका था, कार्तिकेय भगवान का। तो ये जो यौधेय हैं, कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार ये युधिष्ठिर के वंशज हैं। इन लोगों ने यहाँ पे राज किया किनके बाद, जब मौर्यों का पतन हो गया तो अपने यहाँ लोकल एरिया में यौधेय गणराज्य की उत्पत्ति हुई। और तुम्हें कैसे पता ये बात, क्योंकि इनके बारे में भी आपके ब्राह्मण ग्रंथों में, आपके वेदों में, आपके उपनिषद में, बहुत सारी किताबों में इनका भी जिक्र है। लोकल लेवल पे यहाँ हरियाणा के इन दो नदियों के बीच में जो टेरिटरी डेवलप हुई थी वो यौधेय गणराज्य था। सिक्के मिले इनके, उनपे कार्तिकेय के फोटो थे, कार्तिकेय भगवान के, या उनपे मयूर का चित्र अंकित था, तो जिससे ऐसा लगा कि इसका मतलब ये कार्तिकेय जो थे इन लोगों का यहाँ पे राज रहा और यही यौधेय कहलाए। ठीक है, तो ये यौधेय था। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनके पैरेलल में ही कुछ और भी कम्युनिटीज यहाँ डेवलप हुई। जैसे अंबाला के आसपास के इलाके में जो मैंने ऊपर छोड़ दिया ना, यहाँ कहते हैं एक नया राजपाट देखने में आया जिसको नाम दिया गया कुणिंद। छोटा सा एरिया इन्होंने कवर किया था कुणिंद ने। ठीक है, एक मैंने साउथ की पट्टी छोड़ दी थी जिसमें कि आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव वाली पट्टी है। यहाँ कहते हैं जो नीचे की ये पट्टी थी ना, झज्जर को भी थोड़ा टच करके, इसको नाम दिया गया अर्जुनायन। देखो नाम उन भाइयों जैसे लग रहे हैं ये, अर्जुन नायन, अर्जुनायन। ठीक है, तो अर्जुनायन, यौधेय और कुणिंद ये तीन मौर्यों के बाद आए। मौर्य कब थे? मौर्य थे जब आपके यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था, और अशोक का भी एग्जाम्पल आपके सामने है। टोपरा का जो स्तंभ था वो, और एक आपका थानेसर में जो स्तूप बनवाया था जिसमें कि कहते हैं कि शायद भगवान बुद्ध के कुछ शरीर के अवशेष बचे कुचे रखे गए थे। ठीक है, तो अब देखो उनके जाने के बाद अब मौर्यों का पतन हुआ। मौर्यों के पतन के बाद इन दो नदियों के बीच में बड़ी टेरिटरी पर यौधेय बैठे आके। कुछ लोग कहते हैं कि यौधेय का संबंध युधिष्ठिर से है। अंबाला वाली बेल्ट में ऊपर थोड़े से छोटे से हिस्से में कुणिंद आए और नीचे की पट्टी की तरफ अर्जुनायन आए। कुछ लोग कहते हैं इन्हीं के पैरेलल इस इलाके में, जिसको आप हिसार, अग्रोहा की बेल्ट मानते हैं ना, फतेहाबाद, थोड़ा सा सिरसा, यहाँ पे एक अग्र गणराज्य भी विकसित हुआ। अग्र, अग्र से बना है अग्रोहा। और ऐसा कहा जाता है वैश्य यानी जो व्यापारी वर्ग है, खासकर अग्रवाल, बनिया जिसको बोलते हैं, इनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है, अग्र। तो महाराजा अग्रसेन की भूमि कहलाता है अग्रोहा। अग्रोहा आपके हिसार में पड़ेगा, और कहते हैं इसी को अग्र गणराज्य भी कहा जाता था। यानी चार चीजें आपको समझनी है। बीच की पूरे हिस्से का बड़ा हिस्सा था यौधेय, जो शायद युधिष्ठिर से संबंधित था। नीचे की छोटी सी पट्टी थी जिसमें कि अर्जुनायन नाम था, शायद अर्जुन से संबंधित रहा होगा, शायद, कंफर्म नहीं है। ऐसे
ही कुनिंद था, जो अंबाला वाले छोटे से हिस्से में देखा गया। और इस बेल्ट के हिसार, सिरसा, थोड़ा सा फतेहाबाद का हिस्सा, थोड़ा सा जींद का हिस्सा मिलाकर बनता था अग्र गणराज्य। अग्र, जहाँ की महाराजा अग्रसेन है, अग्रवाल कम्युनिटी की उत्पत्ति, वैश्य समाज की, जो कि व्यापारी वर्ग था, इनकी उत्पत्ति। ये सब इतने छोटे लेवल पे थे कि इनका इंडियन हिस्ट्री में नाम नहीं आता। इंडियन हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये आपको छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में कभी नहीं पढ़ने में आए। लेकिन अब क्योंकि आप हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं, तो अपने बारे में इतना पता होना चाहिए कि पहले यहाँ मौर्यों का शासन था, मौर्य पूरे प्रतापी राजा थे, लेकिन बाद में मौर्यों के पतन के बाद आपके यहाँ कुनिंद आए, अर्जुनायन आए, अग्र आए, और बीच की पूरी पट्टी मेन क्या थी, जिसका नाम था यौधेय। यौधेय युधिष्ठिर से संबंधित है, अग्रोहा अग्रसेन से, यानी वैश्य समाज से, अग्रवाल समाज से, और अर्जुनायन ऐसा अंदाजा है कि शायद अर्जुन की कोई पीढ़ियों से संबंधित रहा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, समझ में आ गई होगी, कोई बहुत टफ नहीं है। अब इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता, क्योंकि तुम्हारे टाइम में जो वामन पुराण तुमने देखी हिंदू धर्म में, जो तुमने उपनिषद देखे, जो तुमने ब्राह्मण देखे, ब्राह्मण ग्रंथ थे ना, वेदों को आसान बनाने के लिए आसान भाषा में लिखे गए, उपनिषदों में, वेदांगों में, सब में इन सब का थोड़ा थोड़ा जिक्र आया है, और इनके सिक्के भी मिले हैं, तो जिससे तुम्हें पता चला कि इस तरह के छोटे मोटे राजा, लेकिन हरियाणा में उनका प्रतापी राजा होने का एक स्टेटस था। अब जब ये सब चल रहा था, तो आपके देश के ऊपर, अब सिर्फ हरियाणा से नहीं, देश से समझो, देश के ऊपर विदेशी भी अटैक करने लगे, क्योंकि भारत खाली पड़ा था। और उसी टाइम पर आपके ऊपर एक अटैक होता है, ये अटैक करते हैं आपके ऊपर कुषाण वंश के राजा। कुषाण, जो लोग हिस्ट्री जानते हैं वो जानते हैं, कनिष्क बहुत प्रतापी राजा था, कनिष्क। और कनिष्क के पिताजी थे विम कडफिसेस। विम कडफिसेस कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। ये बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध महासंगीति कराएंगे, पहली शताब्दी के आसपास की बातें जो अब मैं बता रही हूँ। तो कहते हैं विम कडफिसेस ने उस टाइम पर हरियाणा के इलाके पर अटैक किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बेटे कुषाण वंश के ही सबसे प्रतापी राजा, जिनका कि डंका बजता था, कनिष्क, जो कि बहुत प्रतापी राजा थे, और उन्होंने बहुत बड़ी टेरिटरी पर, यूपी तक के इलाके पर, कश्मीर से यूपी तक का सारा इलाका, रेशम मार्ग भी उनके पास था, उस टेरिटरी में हम भी शामिल हो गए, अपने आप ही कॉमन सेंस है, इस पर राज किया। तो जब कनिष्क ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तो हमारे यहाँ पर ये अग्र, ये अर्जुनायन, यौधेय और कुनिंद, इन सब ने मिलकर कनिष्क के खिलाफ जो है एक जंग लड़ी थी। पहली बार कहते हैं उसके पिताजी को इन्होंने हरा दिया था, लेकिन बाद में कनिष्क हमारे ऊपर, हरियाणा के ऊपर हावी रहा, और कनिष्क का सिक्का यहाँ चला था। लेकिन जब कनिष्क के वंशज कमजोर हुए, तो फिर इन लोगों ने आपस में सबने मिलके और कुषाणों को यहाँ से खदेड़ दिया था। तो इनकी इंपॉर्टेंस है हरियाणा की हिस्ट्री में, इसलिए इनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये बेसिक सी बातें समझ में आई होंगी। अगर ये मैप तुम्हें समझ में आ गया, तो तुम्हें अब फाइल समझना बेहद आसान दिखेगा। क्या है, देखें क्या लिखते हैं ये फाइल में। अब थोड़ी सी किताबी भाषा पढ़ेंगे। वैदिकोत्तर काल में हरियाणा, देखो प्राचीन इतिहास है ये, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो अब तुम, और इसका चौथा चैप्टर है। 1 2 3 4 सीरीज से नहीं पढ़ा रही, समझ आ जाए इसलिए कहानियां पहले पढ़ाई जा रही हैं। तो वैदिकोत्तर काल में हरियाणा, यानी किसके बाद, जब वैदिक काल खत्म हुआ 600 ईसा पूर्व के बाद, तो गणराज्यों का अभ्युदय, अभ्युदय मतलब उदय होना, आना, और पतन। गणराज्य कितने थे, महाजनपद की बात करेंगे तो 16 थे। आप किस में पढ़ते थे, कुरु में। सबसे बड़ा था मगध, आपका कुरु छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर। देखो 16 महाजनपदों में कुरु राज्य ही हरियाणा था, तो आप हरियाणा कुरु से पहचान लीजिए, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में अवस्थित थी। इंद्रप्रस्थ में जब थी ना, तब तो छोटा था ये, जब ये जनपद था। फिर जब ये महाजनपद बना, तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर चली गई। हस्तिनापुर इंपॉर्टेंट है। इंद्रप्रस्थ तो फिर दिल्ली वाला इलाका था, छोटा सा, फिर ये और बड़ा बनेगा। हरियाणा की इस गणतंत्रीय व्यवस्था के संस्थापक शायद मौर्यजन थे। तो आपके जहाँ जो ये गणतंत्र आपके यहाँ आया, इसका श्रेय गया मौर्यों को। मौर्यों मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका वंशज, उसका पोता था अशोक, जिसका कि आपको स्तंभ भी मिला और जिसका कि आपको स्तूप भी मिला। ठीक है, महाजनपद काल, इसमें आपने क्या किया, देखो महाजनपद टोटल कितने थे, 16। तुम्हें कैसे पता, बौद्धों की किताब दिव्यावदान में लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं, देखें, उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल, उत्तर वैदिक काल। इसमें कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि लोहा मिल चुका था। 1000 ईसा पूर्व में ना लोहे की खोज हुई, इसलिए पहले जो कबीलों में कहीं कहीं वो झोपड़ी बना के लोग रहते थे, अब वो क्षेत्र में एक जगह अपने गांव बसाकर स्थायी जीवन यापन करने लगे। तो क्या आ चुका था, कबीलाई की जगह क्षेत्रीय राज्य बन चुके थे। फिर वो राज्य जन बने, फिर वो जनपद, और फिर महाजनपद बने।
और उनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ, इसीलिए अब महाजनपद आएंगे। इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि हर चीज पढ़ोगे ना तब चीजें आपको क्लियर होंगी, वरना दिमाग में पजल रहेंगे। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी है उन्हें ये पता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को कहते हैं पूर्व वैदिक काल। ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है। फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक लोहे का इजाद हुआ, नए नए बड़े बड़े कबीले जो थे वो स्थायी राज्यों में कन्वर्ट हुए, और उसी टाइम पे आपका महाभारत का युद्ध लड़ा गया। तो कुरुक्षेत्र वही इलाका था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। परिणाम स्वरूप अनेक बड़े राज्यों की स्थापना हुई। धीरे धीरे फिर ये राज्य बनने लगे। इसी टाइम तो आप फिर उभरेंगे। देखो, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बहुत बार इसका जिक्र आया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। माझीम निकाय, अंगुत्तर निकाय, इन सब से, दिव्यावदान, इन सब से हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है, औरों की भी, लेकिन हम अपने हरियाणा की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वेरी इंपॉर्टेंट, में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पेपर में आ जाएगा किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, किसका है ये? बौद्ध का। इनमें से कुरु, क्योंकि हम अपने आप को पढ़ रहे हैं इसलिए मगध की बात नहीं करेंगे, कुरु की। कुरु महाजनपद में हरियाणा का कुरुक्षेत्र शामिल था। इकट्ठा कर दो तो कुरुक्षेत्र। मेरठ, दिल्ली और थानेसर यानी कुरुक्षेत्र में कुरु महाजनपद अवस्थित था। तो ये यूपी में था, दिल्ली में था और आपके हरियाणा में। ठीक है, इसकी महाभारत काल में इसकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जब ये बड़ा था, जब इसमें मेरठ भी शामिल था, क्योंकि हस्तिनापुर है ही मेरठ में, तो इसमें दिल्ली था, तब पहले राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। फिर ये इसकी टेरिटरी बढ़ी, इसमें मेरठ भी आया, फिर राजधानी क्या बना दी? हस्तिनापुर। तो इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ये दोनों कुरु से संबंधित है। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र। ठीक है, अब आ गए मौर्य राज्य। मौर्य में 3 राजा बड़े हैं, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। आपका संबंध किससे है? मेन चंद्रगुप्त मौर्य से और आपका अशोक से। पढ़ें, 324 ईसा पूर्व हरियाणा और पंजाब का राजा बनने पर चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य सीधे मगध का राजा थोड़ी बना, पहले इसने पंजाब में अपनी सेना बनाई थी। क्यों पंजाब में बनाई? क्योंकि पंजाब उस टाइम पाकिस्तान का हिस्सा भी था और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ही थी, तो वहां का प्रभाव उस यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया पे तो रहा होगा, इसलिए पहले वहां का राजा बना। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब का राजा बनने पर चंद्रगुप्त मौर्य पूर्व की ओर बढ़ा, पूर्व मतलब मगध की तरफ, और धीरे धीरे शनैः शनैः मगध की ओर जाकर मगध के शासक धनानंद का विनाश किया। अगर आपने हिस्ट्री सुनी है, पढ़ी है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। थानेसर अथवा थानेश्वर में अशोक ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तूप का भी निर्माण कराया, यानी दादा और पोते का संबंध है। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके यहाँ सेना बनाई थी, फिर वो बढ़ा था मगध की तरफ, मगध में बहुत बड़ा राजा था धनानंद, उसका उसने मर्डर कर दिया और फिर वो भारत का राजा बन गया। अशोक ने आपके यहाँ स्तूप बनवाया, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे, तो ये आपके कुरुक्षेत्र में था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसके अधीन हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल था, तो आप मौर्यों की प्रॉपर्टी में थे। इसका प्रमाण क्या है? अंबाला में से टोपरा स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो अंबाला में जो, अब तो ये टोपरा ना पड़ेगा यमुनानगर में, लेकिन एक टाइम था जब ये अंबाला में था, क्योंकि तब तक यमुनानगर बना नहीं था। यमुनानगर 1989 में बना ना, अशोक तो पुराने टाइम का है। तो अंबाला में टोपरा में एक स्तंभ था जिसपे लिखवाया गया, जिससे जानकारी मिलती है अशोक की। अशोक ने एक स्तूप भी बनवाया जिसमें महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे हैं। तो अशोक ने यहाँ काम किया, इसका मतलब यहाँ राजपाट रहा होगा, तभी काम किया होगा। ठीक है, अब आ गया यौधेय गणराज्य। जब इनके वंशज कमजोर हुए तो फिर 2 नदियों के बीच की प्रॉपर्टी, पूरा जो आपका ये जलोढ़ मैदान है, ये यौधेय, कुछ लोग कहते हैं युधिष्ठिर से संबंधित था। यौधेयों के सिक्के भी चलते थे। कार्तिकेय जो है भगवान का बेटा, भगवान शिवजी और पार्वती का बेटा कार्तिकेय, जिसका वाहन क्या था? मयूर। ठीक है, उसके बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बाद यौधेय गणराज्य का आविर्भाव मतलब आगमन हुआ। यौधेय गण की स्थापना यौधेय ने की थी, जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में है। 18 पर्व है ना महाभारत के, क्योंकि 18 दिन तक युद्ध चला, हर रोज का एक पर्व है, तो द्रोण पर्व है जिसमें इसके बारे में लिखा है। और महर्षि पतंजलि, ये पतंजलि कौन है? अब फिर हिस्ट्री काम आएगी। आप सब जानते हैं एक शुंग वंश आया था इंडिया में, जो टिपिकल ब्राह्मणों का वर्चस्व जिस टाइम पर था, और जिस टाइम पर ये मान लो कि बौद्ध धर्म को नीचे हटा के बिल्कुल और ब्राह्मण सर्वे सर्वा धर्म चला गया था, वो था पुष्यमित्र शुंग।
ठीक है, शुंग वंश। इसी का बेटा था अग्निमित्र, वसुमित्र पोता था इसका। तो ये जो अग्निमित्र वसुमित्र अगली पीढ़ी के हैं, ये शुंग वंश के हैं। शुंग कट्टर ब्राह्मण, बाकी सब धर्मों का, कुछ लोग कहते हैं कि उसने बौद्ध धर्म का बहुत विनाश किया। ये उसी की कहानी बता रहे हैं। उसी के राजपाट में था पतंजलि। पतंजलि एक बहुत बड़े योग गुरु हुए हैं, इनफैक्ट पहले योग गुरु कहते हैं हम। इसलिए आप देखो, जो बाबा रामदेव हैं, उन्होंने भी अपने योगपीठ ट्रस्ट का नाम पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट रखा। तो ये पहले योग गुरु मान लीजिए भारत के। पतंजलि जो है ना, ये अपना गुरु मानते थे पाणिनि को। पाणिनि जिंदा नहीं है, लेकिन वो आदमी बहुत पहले था, मर चुका, उसको उन्होंने गुरु मान लिया। और उनकी पहली किताब थी अष्टाध्यायी, जिसमें 8 चैप्टर थे संस्कृत की व्याकरण पर। तो संस्कृत के व्याकरण की पहली किताब अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। पाणिनि धनानंद के पिताजी के टाइम में था, वो तो मर चुका, उसके बाद ढेर चीजें बदली। अब बहुत बाद में आके शुंग काल है, जिसमें पतंजलि नाम का एक ये मान लीजिए कि योग गुरु हुआ है। और पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। किसके लिए? पुष्यमित्र, जो ये ना शुंग, इसके लिए। तो शुंग बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य, इसने अपना गुरु किसको माना? पाणिनि। उसने भी संस्कृत व्याकरण लिखी, उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। उसके 8 चैप्टर्स के ऊपर इन्होंने टीका लिखी है, महाभाष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो महर्षि पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में आयुध जीवी के रूप में किया गया है। तो किसने लिखा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये? इस योद्धेय, इनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये यहाँ भी लिखा है द्रोण पर्व में भी, और ये व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में भी इनकी जानकारी है कि कोई योद्धेय नाम के राजा हुए जो मौर्यों के बाद हुए। कहाँ कहाँ लिखा है ये आपका एक तो लिखा है द्रोण पर्व में महाभारत के में, और एक आपके में लिखा है व्याकरण महाभाष्य में। ठीक है। नौरंगाबाद, 2 शब्द आएंगे, औरंगाबाद और नौरंगाबाद। ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, औरंगाबाद और नौरंगाबाद। तो नौरंगाबाद की बात कर रहे हैं। से प्राप्त सिक्के पर ब्राह्मी लिपि में योधयाना बहुधान्य अंकित है। इस गणराज्य की राजधानी प्रकृतनाथ या नौरंगाबाद भिवानी। ये नौरंगाबाद कहाँ है? भिवानी में। ये पढ़ने के याद रखना है आपको। एक औरंगाबाद आएगा, महाराष्ट्र वाला नहीं, आपका हरियाणा वाला, वो है आपके पलवल में। पेपर में ये बहुत दुखी करते हैं। औरंगाबाद आया तो पलवल, नौरंगाबाद आया तो प्रकृतनाथ इसका पुराना नाम है, और ये पड़ता है आपके भिवानी में। ये याद रखना पड़ेगा आपको। नौरंगाबाद भिवानी, भिवानी नौरंगा, नी न, भिवानी नौरंगा। पलवल में क्या है? औरंगाबाद। पलवल औरंगा, भिवानी नौरंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ही नाम क्या है? प्रकृतनाथ। ये राजधानी थी, कहते हैं योद्धेयों की। तो योद्धे तो पूरी बेल्ट में फैले हुए थे, उनकी राजधानी थी भिवानी के प्रकृतनाक में। कहीं प्रकृतनाथ भी लिखा है, इसी को आप क्या कह देते हो? नौरंगाबाद भिवानी का। ठीक है। योद्धेय कालीन सांचे, जिसमें कि ये सिक्के बनाते होंगे। खोखरा कोट, ये पड़ेगा आपका रोहतक। तो ये पूरी बेल्ट में फैले हुए थे, रोहतक खोखरा कोट से मिले हैं। बाद में योद्धेयों का कुषाणों से युद्ध हुआ। मैंने आपको बताया कुषाणों से युद्ध, विमकड़फिसेस से, फिर उसके बेटे कनिष्क से। कनिष्क ने इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। खत्म इन द सेंस, फिर ये दब गए थे, बाद में फिर उभरेंगे ये। ठीक है। तो कुषाणों से युद्ध हुआ, जिसमें कुषाण राजा कनिष्क ने विजय प्राप्त की। तो ये सब समझना है तुम्हें। योद्धेय बिल्कुल बीच की बेल्ट में बैठे हैं, और इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी है नौरंगाबाद। प्रकृतनाथ कहाँ? भिवानी। और इनके सिक्के सांचे कहाँ मिले हैं? खोखरा कोट। कहाँ पड़ेगा? रोहतक में। ठीक है। तो अब जैसे ही आए तो दिमाग में दोनों बातें रहे। अब ये कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ? कितनी दूर? गुजरात के अभिलेख में भी इनकी जानकारी है। ये संस्कृत का पहला अभिलेख है आपके देश का। संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, आपका नहीं है ये इसमें है, गुजरात में योद्धेय गण का उल्लेख मिलता। तो सोचो, इसका मतलब ये सच बात है कि ये रहे होंगे, तभी तो जूनागढ़ के अभिलेख में इनके बारे में लिखा है। जूनागढ़ आपका तो है नहीं, तो इतनी दूर जाके कोई ऐसा तो नहीं कि यहाँ से लिखा है, वहां फील किया होगा, देखा होगा, तभी लिखा ना। जूनागढ़ से आपको पता चलता है कि ये थे। इसके अलावा इनके सांचे मिले हैं आपको खोखरा कोट रोहतक में। इनकी राजधानी क्या थी? शायद प्रकृतनाथ या नौरंगाबाद। कहाँ की? भिवानी के इलाके में। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये? इनके कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित है, जो कार्तिकेय, मैंने आपको बताया इनके राजा का द्योतक है। कार्तिकेय योद्धेय राष्ट्र का आराध्य देव माना जाता है। तो जैसे कुछ लोग शिवजी की पूजा करते हैं, तो ये शिवजी के बड़े बेटे कार्तिकेय की पूजा करते थे। तो कार्तिकेय की पूजा कौन करते थे? ये अपने योद्धेय गण वाले इलाके के लोग। ठीक है। योद्धेय युधिष्ठिर से संबंधित भी बताते हैं। मौर्य साम्राज्य के विघटन, मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हुआ के पश्चात जो गणतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई, उसकी स्थापना में योद्धेय गण ने सबसे बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो पहले तो आप मौर्यों के अधीन थे, मौर्यों के खात्मे के साथ साथ आपके यहाँ योद्धेय उभरे, जिनकी राजधानी क्या थी? प्रकृतनाथ, जिसको आप कहते हैं भिवानी का नौरंगाबाद।
ठीक है। खोखरा कोट रोहतक से आपको इनके सांचे मिले हैं और इनकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में भी है और आपके यहाँ ढेरों किताबों में इनके बारे में लिखा हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं, जब वो खत्म हुए तो सबसे आगे बढ़ चढ़ के यौधेय गण आए। लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से यौधेय शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, महाजनपद काल के बाद। पतंजलि मैंने आपको बताया शुंग वंश का था, इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। पतंजलि की किताब है महाभाष्य, महाभारत में, क्योंकि द्रोण पर्व में आपने पढ़ा इनका नाम था, पुराण में और अन्य प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। तो इसलिए आप कंफर्म है कि यौधेय नाम के लोग यहाँ रहते थे, जो किसकी पूजा करते थे, कार्तिकेय की। ठीक है। यौधेयों का राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा गणराज्य था और इस विशाल गणराज्य का मुख्य केंद्र हरियाणा प्रदेश ही था। तो यौधेय वैसे कहते हैं यूपी में, राजस्थान में, आपके हरियाणा में, यहाँ तक फैले थे। लेकिन अगर कहें मेन कहाँ थे, तो क्योंकि हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे जो यौधेय तो हमारे यहाँ थे, वैसे ये यूपी तक फैले हुए थे। ठीक है। 1834 में अंग्रेज आ चुके हैं। कप्तान कोटले नामक व्यक्ति को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यौधेय गण के सिक्के मिले। इसका मतलब ये यूपी में भी थे, ये हरियाणा, राजस्थान, सब जगह, लेकिन आप कहते हैं हमारे यहाँ मेन है। सबसे पहले कनिंघम ने हरियाणा क्षेत्र में यौधेय गण के सिक्के प्राप्त किए। तो हरियाणा से यौधेयों के सिक्के सबसे पहले किसको मिले, कनिंघम को। कोटले को कहाँ से मिले, यूपी से। ठीक है। सोनीपत से यौधेय सिक्कों को के 2 ढेर मिले, बड़े बड़े ढेर मिले, उस पे कार्तिकेय भगवान की मूर्ति थी। तो अंदाजा लगाया कि ये तो यौधेय लोग इसकी पूजा करते थे। भाई जिसकी पूजा करते हैं उसी की फोटो चिपकवाते हैं ना, तो ये 2 ढेर मिले हैं कहाँ से, सोनीपत से। तो सोनीपत भी इंपॉर्टेंट है। रोजर्स महोदय को कुछ सिक्के हांसी यानी हिसार और खरखौदा यानी आपका सोनीपत से प्राप्त हुए। तो सोचो ये हांसी में भी हैं, खरखौदा में भी हैं, सोनीपत में भी हैं, तो इसका मतलब तो ये हर जगह फैले हो, क्योंकि खोखरा कोट रोहतक में भी थे। तो मैंने कहा ना बीच की पूरी बेल्ट में इनका था। राजधानी क्या थी इनकी, भिवानी की नौरंगाबाद, जिसका नाम था प्रकृतनाथ। ये पूरी जगह फैले हुए हैं इस पूरी बेल्ट में, तभी इनके सिक्के सोनीपत में मिल रहे हैं, खरखौदा में, हांसी में, तो उत्तर से दक्षिण तक पूरे में फैले थे। ठीक है। तो अब देख लिया कहाँ कहाँ से मिले इनके सिक्के, पेपर में आएंगे सारे। कोटले ने कहाँ से, यूपी में, हमें अपने से मतलब है। कनिंघम ने हमारे यहाँ से, और सोनीपत से 2 ढेर मिले, फिर हांसी और खरखौदा से। फिर उसके बाद देखो 1-2 सालों बाद ही जींद में भी यौधेय सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर प्राप्त हुआ। तो मैंने कहा तो बीच की बेल्ट है, इसमें सोनीपत भी है, जींद भी है, रोहतक भी है, सारा पूरी बेल्ट आ गई, हिसार भी और ये भी। ये सिरसा में फैले, हिसार में, रोहतक में, सोनीपत में, गुड़गांव में और करनाल जिलों से बहुत सारे यौधेय सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनमें 1961 में रोहतक जिले से प्राप्त सिक्के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो पूरी बेल्ट मान लो ना आप, भाई सिरसा, हिसार, ये कह रहे हैं जींद में फैले थे, रोहतक में थे, सोनीपत में थे, और अभी ये कह रहे थे करनाल में थे, तो पूरी बेल्ट ही है आपकी, सारा ही तो हरियाणा आ गया मेन हिस्सा। तो ये सबसे, अभी 1961 में रोहतक में बड़ा ढेर मिला। हाल ही में भिवानी जिले के नौरंगाबाद, राजधानी थी ना इनकी, नामक स्थान पर भी ऐसी ही टकसाल मिली। टकसाल जहाँ सिक्के बनते हैं, तो राजधानी में तो सिक्के बनते हैं ज्यादा, इसीलिए टकसाल कहाँ थी, जो इनकी राजधानी थी, यानी भिवानी का नौरंगाबाद। तो प्रकृतनाथ वही तो हुआ, नौरंगाबाद स्थान पर ऐसी ही टकसाल मिली है जहां से बहुत सारे सिक्के और सांचे प्राप्त हुए हैं, जो कि यौधेय इतिहास पर काफी प्रकाश डालते हैं। तो इन सब का कारण है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि फैले हुए थे तो पूरी बेल्ट में। और टकसाल और सांचे कहाँ से मिले हैं, इनकी राजधानी में क्या थी, भिवानी की नी है ना, तो नौरंगाबाद, पुराना नाम प्रकृतनाथ। आगे देखें, मौर्य शासन के पतन के बाद लगभग संपूर्ण हरियाणा, कुछ राजस्थान और कुछ यूपी के भागों और पंजाब के कुछ क्षेत्र यौधेय गणराज्य के अंतर्गत आ गए थे, अंतर्गत। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि मौर्यों ने पूरे भारत पे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पे राज किया। उस टाइम आपके ऊपर 2 का असर पड़ा, एक चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि उसने पंजाब में पहली सेना का गठन किया, उसके बाद वो मगध की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ा, और दूसरा आपका उसका पोता था अशोक, जिसने कि टोपरा और ये थानेसर का स्तूप बनवाए। फिर धीरे धीरे वो कमजोर हुए, उनके कमजोर होने के बाद आपके यहाँ उभरे यौधेय। तुम्हें कैसे पता, ये किताबों में से हमें पता चला, इनके सिक्के मिले, इनके टकसाल मिली, इनके सांचे मिले। ये पूरी टेरिटरी में फैले हुए थे। ये करनाल, कुरुक्षेत्र में भी हैं, हिसार, सिरसा में भी हैं, ये जींद में भी हैं, रोहतक में भी हैं। खोखरा कोट से आपको चीजें मिली, आपको सोनीपत से बड़े ढेर मिले, हांसी से ढेर मिला। इनकी टकसाल जहां सिक्के बनते थे और सांचे जहां ये मूर्तियां और ये सब बनाते होंगे, तो वो कहाँ मिली आपको, इनकी राजधानी में। क्या थी, भिवानी की नौरंगाबाद, प्रकृतनाथ। ठीक है, ये था यौधेय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस मैप में, क्या ये मैप विजिबल है, हल्का सा भी विजिबल हो तो है, हल्का सा, ज्यादा पढ़ना नहीं है ये, कोई नहीं, हल्का सा देख लो बस, क्योंकि इसमें कलर बीच में ही है। जो ये कलर है ना, ये यौधेय हैं। पूरे हरियाणा के मेन हिस्से पर देखो, यहाँ
पंचकुला छोड़ दिया, अंबाला छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा सा अंबाला कवर किया, थोड़ा सा यमुनानगर छोड़ दिया, बहुत थोड़ा सा कुरुक्षेत्र, बाकी कवर कर दिया। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल नहीं दिख रहा तो सुन लो, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा का आधा हिस्सा, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ का ऊपर का हिस्सा, नीचे की बेल्ट नहीं है, नीचे पूरा छोड़ दिया। देखो फरीदाबाद, पलवल, मेवात छोड़ दिए, गुड़गांव, रेवाड़ी, ये सब छोड़ दिया, फिर यहाँ तक झज्जर तक पूरा कवर कर लिया। तो यही तो मैंने आपको बताया, दो नदियों के लगभग बीच का पूरा हिस्सा ये थे यौधेय। इनकी राजधानी क्या थी? भिवानी में क्या पड़ेगा? न से नौरंगाबाद, जिसका पुराना नाम प्रकृतनाथ था। इनके सिक्के, पूरी बेल्ट पढ़ी हमने, हिसार, हांसी में, रोहतक में, कोकराकोट में, सोनीपत, खरखौदा, ये तो पढ़ रहे हैं। ये थे सारे। ये कब उभरे हैं? जब मौर्यों का पतन हो गया। ये किससे लड़े हैं? कुषाणों से। कुषाण बहुत ताकतवर थे। कुषाणों में विम कड़फिसेस को तो इन्होंने हरा दिया, लेकिन बाद में ये कनिष्क से हार गए और बाद में हरियाणा पर कनिष्क का अधिकार हो गया। ये थे आपके, ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहे हैं, जो मैंने आपको दूसरा मैप बना के बताया था जिसमें कुणिंद थे, अग्र थे और अर्जुनायन थे, याद है? कुणिंद अंबाला की बेल्ट, अर्जुनायन नीचे जहां ये लोग योद्धे नहीं थे, यानी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव की बेल्ट, और अग्र कहाँ थे? अग्रोहा, हिसार, अग्रसेन, ये अपने वैश्य, अग्रवाल वाले, तो वही है। देखो आपको मैप में बहुत थोड़ा दिख जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये मैंने बड़ा कर दिया, अंबाला की बेल्ट, अंबाला, यमुनानगर, बस ये पूरा पहले अंबाला था। यमुनानगर तो 1989 में बना, उससे पहले तो ये अंबाला था। तो अंबाला की तरफ जो छाया हुआ था छोटा सा एक टेरिटरी का मालिक, वो थे कुणिंद। कुणिंद थे अंबाला वाली बेल्ट में, ठीक है। ये सब छोड़ दो, ये पिंक सी एक बेल्ट तुम्हें दिखेगी, पिंक सी एक बेल्ट, इसमें क्या है? भिवानी, थोड़ा सा रोहतक, थोड़ा सा सोनीपत, थोड़ा सा आपका फतेहाबाद, हिसार, मेन तो हिसार है, सबसे बड़ा ये हिसार है, ठीक है। थोड़ा सा जींद वाला इलाका, बहुत थोड़े थोड़े, बहुत बड़ी बेल्ट नहीं है ये। देखो ध्यान से, अगर इसको मैप में मैं दिखाऊं तो छोटी सी बेल्ट, अगर इस पूरे मैप को मैं दिखाऊं तो देखो बहुत छोटे हैं ये। तो इतना छोटा सा तो ये था कुणिंद, फिर ये थोड़ा सा ठीक ठाक लेकिन काफी छोटा, ये भी ऐसे बड़ा नहीं है। ये था आपका अग्र, जिसमें कि अग्रोहा, अग्रसेन, अग्रवाल समाज, वैश्य, ये पड़ेगा। और ये जो नीचे की बेल्ट दिख रही है महेंद्रगढ़ वाली, देखो जो ब्लैक है, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं, देखो ये वाली, ये आपका महेंद्रगढ़ की हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा देखो, फिर थोड़ा सा रेवाड़ी का, बहुत थोड़ा सा झज्जर, ये है आपके अर्जुनायन। तो अर्जुनायन, कुणिंद और अग्र, ये तीनों दिमाग में मैप बैठना चाहिए। कुणिंद कहेंगे तो ऊपर वाला अंबाला वाला इलाका आ जाएगा, अग्रोहा कहेंगे तो ये अग्र कहेंगे तो अग्रोहा, हांसी, हिसार वाली बेल्ट आ जाएगी, और अर्जुनायन कहेंगे तो महेंद्रगढ़ वाला छोटा सा हिस्सा, ठीक है। जैसे अंबाला वाला छोटा है, ऐसे अग्रोहा वाला भी ये छोटा है। ये अर्जुनायन वाला ये राजस्थान में फैला था, आपके यहाँ कम था, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं, अब सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि ये मैंने बेस अगर तुमने सुन लिया तो बहुत आसान है। चलो देखो जरा, अगले अब पॉइंट लिखा है, योद्धयाना बहुधानक्य, ये लिखा हुआ था, मतलब बहुधानक्य जहां बहुत धन धान्य हो, योद्धे तो ये थे ही। तो योद्धयाना बहुधानक्य मुद्राएं मौर्य काल के पतन के समय की हैं। मौर्य खत्म हुए और योद्धे उभरे हरियाणा में, क्योंकि मौर्यों के बाद कोई ताकतवर था ही नहीं, तो योद्धे उभरे उस टाइम के, मौर्यों के पतन के टाइम में इनकी मुद्रा, इन्होंने अपने सिक्के बनाए खोखरा कोट में, जिसके ऊपर क्या लिखवाया? योद्धयाना बहुधानक्य, यानी हम योद्धे जो कि बहुत अमीर इलाके के हैं उनके हैं ये। ऐसा मुद्राओं की मौर्यकालीन लिपि से स्पष्ट होता है, ऐसा लिखा हुआ है। योद्धेयों के विशाल राज्य, योद्धे तो पूरी बेल्ट में थे ना, दोनों नदियों का पूरा हिस्सा, की राजधानी प्राकृतनाथ नगर, नौरंगाबाद, बामला, जिसको आप भिवानी मानते हैं, वो थी। रोहतक दूसरा प्रसिद्ध स्थान था, और शायद ये किसी बड़े प्रशासनिक डिवीजन का हेडक्वार्टर था, शायद, अंदाजा, शायद सिरसा भी ऐसा ही नगर था। तो सिरसा, रोहतक, और सबसे बड़ा इनका था नौरंगानाथ भिवानी में, जिसको आप कहते हैं प्रकृतनाथ। किसकी राजधानी थी ये थी योद्धेयों की। किसके बाद योद्धे आए हैं? जब मौर्यों का पतन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, योद्धेय गणराज्य में कुषाण, ये विदेशी हैं, शासकों के सिक्कों का मिलना। अगर इनके इलाके में कुषाणों के सिक्के मिले, इसका मतलब कुषाण इनसे जीते, तभी उनके सिक्के यहाँ पहुंचे होंगे ना। तो इनके योद्धेय गणराज्य में कुषाण शासकों के सिक्कों का मिलना यहाँ उनके शासन की विद्यमानता की पुष्टि करता है कि भैया यहाँ कुषाणों का राज चला है। कौन कुषाण? विम कदफिसेस। विम कदफिसेस किसके पिताजी थे?
इसके कनिष्क, हुविष्क इससे अगला, और वासुदेव, ये कमजोर था, इसको हराएंगे फिर ये सारे मिलके। विम कदफिसेस के समय यौधेय और कुषाणों में प्रबल संघर्ष हुआ, शायद इसने पूरी तरह यौधेयों पर अधिकार नहीं किया था, और मैंने आपको बताया कि ये कुषाणों से लड़े थे लेकिन कुषाणों को इन्होंने हरा दिया। कनिष्क ताकतवर था, कनिष्क ने इनको हराया, और बाद में जाके कनिष्क हुविष्क के टाइम में ये चुपचाप बैठे रहे, फिर वासुदेव के टाइम में ये सब इकट्ठे हो गए, कौन कौन, अग्र वाले, अर्जुनायन वाले, कुनिंद वाले, योद्धे सब इकट्ठे होके फिर इन्होंने हरा दिया था कुषाणों को। ठीक है, तो कनिष्क और हुविष्क इनके टाइम में का योद्धेयों पर पूरा नियंत्रण रहा। तो किसका, कुषाणों में कनिष्क और हुविष्क, बहुत बड़ा नाम है। वासुदेव ये कमजोर है, वासुदेव के समय योद्धेयों ने न केवल स्वयं को स्वतंत्र कराया, आजाद हो गए फिर ये, बल्कि संपूर्ण भारत को कुषाणों के चंगुल से मुक्त करवाया। ये कुषाण जो है ना, ये विदेशी हैं, ये आपके ऊपर अटैक कब करेंगे, जो मौर्य खत्म हो जाएंगे और गुप्त नहीं आए, उस बीच में गुप्त और ये मौर्य और गुप्तों के बीच में, बीच का जो काल था ना, मौर्योत्तर काल, इस टाइम पे छोटे छोटे राजा राज कर रहे थे, जिनमें से योद्धे थे, जिनमें अर्जुनायन थे, जिनमें कुनिंद थे, जिनमें अग्र थे। तो उस दौर में कुषाण थोड़े से ताकतवर हुए विदेशी, और इन लोगों में विम कदफिसेस जो है, इसने आपके यहाँ अटैक किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। फिर आपके यहाँ कनिष्क ने अटैक किया ताकतवर सेना के साथ, वो उसके सिक्के यहाँ चले, इसका मतलब हम थोड़ा पीछे हट गए, हम चुपचाप बैठ गए। फिर हुविष्क के टाइम में भी हमने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही वासुदेव नाम का आदमी हुआ, उसके टाइम पे फिर हम सब इकट्ठे होकर उस पर हावी हुए और भारत से उनका खात्मा कर दिया। ठीक है, देखो संपूर्ण भारत को इनके कुषाणों के चंगुल से मुक्त करवाया। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर, ये एक आदमी है, वो कहते हैं योद्धेयों ने ये काम कुनिंद, कुनिंद मैंने आपको बताया अंबाला की बेल्ट, अर्जुनायन महेंद्रगढ़ की बेल्ट आदि अनेक पड़ोसी गणराज्यों के शक्तिशाली संघ बनाकर किया था। तो ये सब इकट्ठे हो गए, कौन कौन, योद्धेयों ने कुनिंदों का भी सहारा लिया, अर्जुनायन का, इकट्ठे होके और फिर किसको खदेड़ दिया, वासुदेव। किस वंश का था, कुषाणों का। कुषाणों में दो ताकतवर कौन थे जिसके सामने हम बोल नहीं पाए, एक कनिष्क और एक हुविष्क। किसने हमारे यहाँ अटैक किया पर पूरा राजा नहीं बना था, विम कदफिसेस। नेक्स्ट देखें, उपरोक्त महत्वपूर्ण घटना कुषाणों से स्वतंत्रता को चिरस्थायी बनाने के लिए योद्धेयों ने इस समय खास प्रकार के सिक्के चलाए थे, इन पर लिखा था योद्धेय गणस्य जय, ये अपने सिक्कों पे लिखवाया इन्होंने। इसका मतलब योद्धेय ने शत्रु पर विजय प्राप्त की। तो कौन शत्रु था योद्धेयों का, कुषाण। कुषाणों में कौन यहाँ आया था, विम कदफिसेस, अटैक करके वापस चला गया, लेकिन कनिष्क ने यहाँ अपनी बेल्ट पे कब्जा किया, हुविष्क ने भी कब्जा बनाए रखा, वासुदेव को फिर हमने किस किसने, कुनिंद ने, योद्धेयों ने, अर्जुनायन ने मिलके बाहर खदेड़ दिया और भारत से उनका पत्ता साफ कर दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा योद्धेयों का। अगला टॉपिक है अग्र। अग्र कहाँ है, अग्रोहा, हिसार, महाराजा अग्रसेन, वैश्य जाति, अग्रवाल जाति, ये है पूरा अग्र। बरवाला हिसार, अग्रोहा हिसार, दोनों हिसार में है, से प्राप्त सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि हिसार में अग्र गणराज्य था। सिक्कों से पता चलता है हमें, जिसकी राजधानी अग्रोदक या अग्रोहा थी। अग्रोदक और अग्रोहा एक ही चीज है। इस गणराज्य का राजा अग्रसेन था। भारत की वैश्य, बहुत इंपॉर्टेंट, वैश्य जो बनिया होते हैं, व्यापारी जाति, अग्रवाल इसी नगर को उद्गम स्थान मानती है। वो मानते हैं हम यहीं से हमारा उद्भव हुआ है अग्र। तो अग्रोहा, अग्र, अग्रसेन, अग्रवाल, ये एक ही चीज है। अग्र गणराज्य के सिक्के अग्रोहा से प्राप्त हुए, भाई नाम ही ऐसा है, अग्रोहा अग्र। तुम्हें कैसे पता, इसका उल्लेख अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी पाणिनि की किताब है, पाणिनि जो कि नंदों के टाइम में था, तो उसकी किताब में था। बोधायन के स्रोत सूत्र और पतंजलि के महाभाष्य, ये पतंजलि किसको गुरु मानता था, जिसने ये लिखी थी, पाणिनि, तो उसमें भी मिलता है। इस गणराज्य पर महाराजा अग्रसेन का शासन था। योद्धेयों की तरह हरियाणा का दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य अग्रों का था। जैसे योद्धे पढ़े ना इतनी देर तक हमने, हमें आधा पौना घंटा लग गया योद्धेयों को समझने में, ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट है अग्र। अग्र मैंने आपको दिखाया हिसार के आसपास की बेल्ट में था, पूरे में नहीं, हिसार के आसपास। तो योद्धेयों की तरह हरियाणा का दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य था अग्रों का। कहते हैं इनके 10 सिक्के मिले थे, जिनमें से पहले जो 9 थे ना, वो आज ब्रिटिश संग्रहालय में, अंग्रेज अपने वहां ले गए। एक सिक्का हमारे यहाँ है नेशनल म्यूजियम में। तो कहते हैं सबसे पहले अग्रों के 10 सिक्के मिले, जिनमें से 9 सिक्के रोजर्स को बरवाला हिसार से मिले। एक अन्य सिक्का है जिसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, पर यह शायद बरवाला के आसपास से ही प्राप्त हुआ था, तो 10 मिले, फिर तो ढेर मिला। रोजर्स को प्राप्त 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय में रखे हुए हैं, और बाद वाला सिक्का नेशनल म्यूजियम में, दिल्ली में आपका नेशनल म्यूजियम, वहां एक सिक्का रखा हुआ है जो कि किसका है, अग्रों का। फिर बाद में ढेर मुद्राएं मिलेंगी।
1938-39 में H.L. श्रीवास्तव को अगरों के 51 सिक्के मिले, अग्रोहा क्योंकि राजधानी थी। इनके ना बहुत सिक्के नहीं मिलेंगे क्योंकि जितना बड़ा राजा होगा उतने ज्यादा सिक्के बनते होंगे। अब अगर आप देख रहे हैं हिसार के आसपास ही है मेन, पूरे भारत में नहीं है, तो इसलिए सिक्के बहुत ज्यादा नहीं। तो 10 सिक्के मिले तो 9 तो ब्रिटिश में है, एक आपके नेशनल म्यूजियम में। अब बाद में थोड़े लेटर स्टेज में फिर इनको 51 सिक्के अग्रोहा हिसार से मिले। हाल ही में अगरों के बहुत सारे सिक्के इसी क्षेत्र से, क्योंकि ये थे ही यहाँ पे, तो सिक्के वहीं मिलते हैं जहाँ पे लोग हों। अब टकसाल कहाँ थी योद्धेयों की, कहाँ थी, नौरंगाबाद भिवानी में। क्यों? क्योंकि वही उनकी राजधानी, तो वहीं सिक्के मिले। ऐसे इनके सिक्के कहाँ मिले, अग्रोहा हिसार से, क्योंकि वही इनका इलाका था। इससे स्पष्ट होता है कि अति प्राचीन काल में अग्र नामक लोग हिसार क्षेत्र में रह रहे थे और अग्रोहा उनका मुख्य केंद्र था। तो कॉमन सेंस है, अग्र, अग्रोहा, अग्रसेन, वैश्य और अग्रवाल ये सब एक है। पाणिनि ऋषि, पाणिनि बहुत इंपॉर्टेंट, पाणिनि ऋषि जिसने अष्टाध्यायी लिखी है, ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अग्रों का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में अग्रगण यहाँ विद्यमान थे। ठीक है। बौद्धायन के श्रौत सूत्र किताब और पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि जो पाणिनि को अपना गुरु मानता है, इसमें भी अग्रजनों का उल्लेख है। तो पाणिनि की किताब में भी है, पतंजलि की किताब में भी है। इसका मतलब ये पुराने हैं। इनके सिक्के कहाँ मिले, अग्रोहा के आसपास। सिकंदर था, सिकंदर महान आप जानते हैं ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले था, यहाँ पे आया था अटैक करने। तो सिकंदर के इतिहासकार अग्रजनों को अगलसोई कहते हैं। कहीं कहीं अगलसोई को अगस्सोई भी लिखा, अगस्सलोई भी लिखा है। यानी सिकंदर हमारे अग्र लोगों को नाम दिया उसने कि ये अगस्सलोई जन हैं। तो सिकंदर सोचो उस टाइम का, उसके इतिहासकार कितने पुराने, वो भी जानते थे कि अग्रोहा में कोई इस टाइप के लोग रहते हैं, तो उन्होंने नाम दिया अगलसोई। अगलसोई अग्र लोगों को नाम दिया। सिक्कों में अग्रों के लिए अग्रेय, अग्ग आदि शब्द भी मिलते हैं, सिक्कों पे लिखा हुआ है। कई स्थानों पर अग्रों के लिए अग्रत्य और अगाच, तो ये सब अग्र हैं, शब्द भी प्रयुक्त हुए जिसका अर्थ है अग्र प्रदेश में रहने वाला। अग्र प्रदेश मतलब अग्रोहा, तो अग्रोहा में रहने, छोटा सा हिस्सा है, अपने सिक्के बना रहे हैं। इनके बारे में सिकंदर भी जानता है, तो पुराने टाइम से है ये। परंपरा के अनुसार अग्रवाल जन, आज भी अग्रवाल है ना लोग, अग्र के आदि पुरुष महाराजा अग्रसेन। कहते हैं इनकी उत्पत्ति किससे हुई, इनका सबसे पहला आदमी कौन था, इंपॉर्टेंट, महाराजा अग्रसेन। इन्होंने अग्रोहा नगर बसाया था। तो अग्रोहा अग्रसेन ने बसाया। अग्र गणराज्य था जिसके सिक्के मिले हैं, जिसकी जानकारी पाणिनि ने भी दी, पतंजलि ने भी दी, और भी ढेर जगह से हमें पता चला। कालांतर में अग्रों का विलय, बाद में ये किस में मिल गए, योद्धेयों में। तभी तो देखो कुनिंद, अग्र वाले और ये नीचे अर्जुनायन वाले, ये सब धीरे धीरे करके किसमें विलय हो गया, योद्धेयों में। योद्धे सबसे ज्यादा ताकतवर थे। ठीक है। डॉक्टर अल्लेकर के अनुसार योद्धे जो कि मेन बेल्ट में थे, अर्जुनायन जो कि महेंद्रगढ़ के आसपास थे, और अग्र जो कि हिसार के आसपास, इन सब ने मिलकर एक बार कुषाणों को हराया था। कुषाण कौन, विमकटफिसेस, कनिष्क, हुविष्क, उन सबको हराया था। पर अंतिम विजय फिर कुषाणों की हुई थी। कनिष्क ने फिर इन सबको हरा दिया। किस किस को, जो ये मिलकर लड़ रहे थे, किसके खिलाफ, कुषाण। कुषाण विदेशी हैं, ये अपने लोकल लेवल के हैं। ठीक है। अगला राज्य आ गया कुनिंद गणराज्य। तो आपने क्या क्या देख लिया, योद्धेय देख लिया आपने, अग्र देख लिए, अब आप पढ़ रहे हैं कुनिंद। कुनिंद कहाँ वाले, अंबाला वाले, छोटी सी बेल्ट वाले। ये अंबाला क्षेत्र में फैला हुआ था। कुछ मुद्राओं से पता चलता है कि कुनिंदों ने योद्धेयों के साथ मिलकर, योद्धे तो बड़ी बेल्ट थी, इनके साथ मिलकर कुषाणों को भारत से बाहर धकेल दिया। कुनिंद कालीन सिक्के करनाल, क्योंकि उत्तर में है तो यही मिलेंगे बस, और बूढ़िया ग्राम जोगादरी जो यमुना नगर, इससे मिले हैं। भाई जो जहां रहता है वहीं सिक्के मिलते हैं ना। योद्धे जो बड़ी बेल्ट वाले और अग्र अग्रोहा वाले, गणराज्यों की तरह कुनिंद गणराज्य में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो योद्धे, अग्र, कुनिंद, अर्जुनायन, ये सब आपके हरियाणा के थे। कुनिंद गणराज्य से हरियाणा प्रदेश का संबंध है। इसका एक छोटा सा क्षेत्र अर्थात अंबाला जिले का कुछ ऊपरी भाग ही इस गणराज्य के अंतर्गत आता था। तो कुनिंद कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं फैले जैसे योद्धे फैले थे। योद्धे सबसे ज्यादा फैले थे। उसके बाद दूसरा बड़ा नंबर अगर आप देंगे तो आप अग्र को देंगे, फिर आप देंगे अर्जुनायन को। सबसे छोटे थे कुनिंद, अंबाला की बेल्ट में, इसलिए सिक्के भी वहीं ऊपर की तरफ ही मिले इनके। ठीक है। कुषाणों की दास्ता के विरुद्ध, कुषाण मैंने बताया ना, उनसे हम सब मिलकर लड़े थे। कुनिंद गणराज्य ने किसका साथ दिया, योद्धेयों के साथ मिलकर संघर्ष किया था ताकि वो लोग हार जाएं, लेकिन बाद में वो जीत गए थे। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार योद्धेय गण के सिक्कों पर द्वि
मतलब दो शब्द अंकित है, वो कुणिंद और यौधेय गण के संबंध को दर्शाता है। तो यौधेयों के साथ कुणिंद का भी अच्छा रिश्ता है, यौधेयों के साथ अग्र का भी अच्छा रिश्ता है, और यौधेयों के साथ अर्जुनायन का। बाकी बाद में ये सारे मिलके ही तो यौधेय बन गए थे, उनके साथ इकट्ठे हो गए थे। तो यौधेय सबसे बड़ी बेल्ट में, फिर अग्र आप देख रहे हैं बड़ा हिस्सा, फिर आपने कुणिंद देख लिया, अंबाला वाले। अब एक जो रह गए उनको और पढ़ लेंगे, कौन से रह गए? अर्जुनायन गण। ये छोटे छोटे गणराज्य हैं मौर्यों के बाद, ठीक है। अर्जुनायन गणराज्य का विस्तार राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र, जैसे अंबाला में कुणिंद है, ऐसे महेंद्रगढ़ में अर्जुनायन। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार मुद्राओं पर द्वि शब्द यौधेय और अर्जुनायनों के विलय का द्योतक है। यानी जो कुणिंदों की मोहर है, कुणिंद मतलब अंबाला वाले, उनके वहां पे अगर द्वि लिखा है तो इसका मतलब वो किससे मिल गए हैं? कुणिंद यौधेयों के साथ। और यहाँ लिखा है तो इसका मतलब यौधेय किसके साथ मिल गए हैं? अर्जुनायन। तो सोच लो, कुणिंद और अर्जुनायन ऊपर से और नीचे से दोनों किसका हिस्सा बन गए थे? यौधेय। तभी यौधेय नंबर 1 बन पाए होंगे, ठीक है। तो ये मुद्राओं पर द्वि शब्द यौधेय और अर्जुनायन। अभी देखो, इससे पहले द्वि शब्द ये कौन कौन थे? यौधेय और कुणिंद। तो यौधेय और कुणिंद भी मिल गए, और यहाँ यौधेय और अर्जुनायन भी मिल गए। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका भी उल्लेख है। तो पाणिनि ने जब एक के बारे में लिखा तो चारों के बारे में लिखा, इसलिए यौधेय के बारे में भी लिखा, कुणिंद के बारे में भी लिखा, अर्जुनायन के बारे में भी लिखा, और अग्र के बारे में, चारों के बारे में लिखा। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास अर्जुनायन गण अस्तित्व में आया, क्योंकि इस गण का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। तो कहते हैं कि ये बहुत पुराना नहीं है, ये 200 ईसा पूर्व, यानी आप मान लीजिए 0 से 200 साल पहले ही बस अर्जुनायन का जिक्र आया, बहुत पुरानी ग्रंथों में नहीं है, ठीक है। तो पूछेंगे हरियाणा के 4 गणराज्य दे देंगे और गणतंत्र, और कहेंगे इनमें से किसका जिक्र ज्यादा प्राचीन किताबों में नहीं है? तो आपको याद रखना, अर्जुनायन का नहीं है, यौधेयों का है। तो देखो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी था, तो वो बहुत पुराना, लेकिन अर्जुनायन कंपैरेटिवली नया है उन सब के मुकाबले, ठीक है। अर्जुनायन गण कहाँ? राजस्थान में अवस्थित था, और दक्षिण हरियाणा का थोड़ा सा क्षेत्र महेंद्रगढ़ का कुछ भाग ही इसके अधीन था। जैसे अंबाला था ना, ऐसे इसके पास। कुषाणों के विरुद्ध लड़ते हुए अर्जुनायन गण भी यौधेयों और कुणिंदों के साथ मिल गया था, तो सब इकट्ठे होकर लड़े थे। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार यौधेय सिक्कों पर जो त्रि शब्द अंकित है, अब यौधेय जो मेन आदमी है, जो बड़ी बेल्ट है, वो क्या कह रही है? इसी विलय का। उन्होंने अपने सिक्कों पर त्रि बताया, त्रि का मतलब हम 3 मिले, कौन कौन? यौधेय, कुणिंद और ये अर्जुनायन। यौधेय तो पूरी बेल्ट हो गई, कुणिंद अंबाला वाले, और अर्जुनायन महेंद्रगढ़ राजस्थान वाले, ठीक है। अब आ गया मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद का काल। तो इनके बाद का काल के बारे में तुम्हें कैसे जानकारी मिलेगी? सिक्कों से, ठीक है। क्या कहते हैं? मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग जो टिपिकल बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह का आदमी था कि भैया सिर्फ ब्राह्मण धर्म चलेगा, और बौद्धों ने सब कुछ सर्वनाश कर दिया। तो एक इरिटेशन की फीलिंग के साथ, कि क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, तो धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म नंबर 1 बन गया। भाई जिसको राजा का संरक्षण मिलेगा वही नंबर 1 बनेगा ना। तो इसलिए चिढ़ से कहते हैं इन्होंने बहुत सारे स्तूपों को नष्ट करवाया। 84,000 स्तूप थे जो अशोक ने बनवाए थे। आज कहाँ है 84,000? आज तो कुछ स्तूप रह गए ना। तो कहते हैं कि इन्होंने वो सब खत्म करवा दिया था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग 150 बिफोर क्राइस्ट, अभी हम 200 ईसा पूर्व में अर्जुनायन पढ़ रहे, तो उसी हेरफेर में ने की। शुंग कालीन मूर्तियां आपको जगाधरी सुध, ये छोटी मात्रा होनी चाहिए, सुध जगाधरी यमुनानगर से मिली, यमुनानगर से प्राप्त हुई। तो यहाँ भी उनका प्रभाव था शुंग काल का, जो टिपिकल ब्राह्मण वाला काल था, वो हरियाणा भी उससे यमुनानगर प्रभावित था। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के खोखराकोट रोहतक से, नौरंगाबाद भिवानी से मिले। यानी अब धीरे 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 आपके ऊपर विदेशी प्रभाव भी दिखेगा। इंडो ग्रीक समझे, हिंद यूनानी, जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, उनके सिक्के भी मिले आपको रोहतक खोखराकोट से, और नौरंगाबाद भिवानी जो किसकी राजधानी थी? इनकी जो मेन थे यौधेय। भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों को पंच मार्क जिस पे ऐसे कोई स्टैंप वगैरह लगती थी ना, तो पहले सबसे पुराने सिक्के आपके पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, कहा गया, जो सुध जगाधरी से, अग्रोहा अग्रवाले से, नौरंगाबाद यानी भिवानी से, इन स्थानों से मिले हैं, और ये 5वीं शताब्दी के हैं। अर्जुनायन नहीं लिखा इन्होंने, अर्जुनायन 2री शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया, ये पुराने हैं। अग्र पुराना है, कुणिंद पुराने हैं, यौधेय तो बहुत पुराने हैं। ये तो मौर्यों के समकालीन मान लीजिए ना, मौर्यों के पतन के साथ साथ ये इनका आगमन हुआ, लेकिन अर्जुनायन का देखो नाम नहीं आया, वो सबसे पुरानों में नहीं है, ठीक है। कनिष्क प्रथम के सोने के सिक्के मीताथल यानी भिवानी से। अब कनिष्क क्यों है आपके यहाँ? क्योंकि कनिष्क कुषाण है, और कुषाणों ने आपके
त्री को हरा दिया था। कौन त्री? यौधेय, अर्जुनायन और कुणिंद। इन सब ने मिलकर कोशिश की, हार गए थे ना, तो जिसका राज होगा उसी के सिक्के चलेंगे, इसलिए कनिष्क के सिक्के आपके हरियाणा में मिले। तो कनिष्क के प्रथम के सिक्के कहाँ से मिले? मीताथल यानी भिवानी से। कुषाण कालीन मूर्तियां रोहतक से भी मिली, कुषाण मतलब कनिष्क वाले। और कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक से मिला। यानी आपके यहाँ पे रोहतक के आसपास किसका प्रभाव है? कुषाणों का। ये वही कुषाण है जिससे लड़ने के लिए यौधेय ने हाथ मिलाया था अर्जुनायन और कुणिंदों के साथ। वही इनके सिक्के और इनकी मूर्तियां मिल रही हैं। पंचमार्क सिक्कों में ज्यादातर चांदी के सिक्के और थोड़े बहुत सोने के सिक्के हैं। तो पुराने सोने के सिक्के हिंद यवन ने चलाए और इंडो ग्रीक आपके यहाँ दिखाई दिए आपको, इसलिए इनके सिक्के मिले आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए भाई। 16 महाजनपदों में सबसे पहले किसका कौन सा है? हरियाणा क्षेत्र में यौधेय गण के सिक्के किसने प्राप्त किए? राजधानी क्या थी? यौधेय मुद्राओं की लिपि क्या थी? किस स्थान से यौधेय सिक्के प्राप्त हुए? ये सब आपको समझ में आएगा अगर आप इसको समझ के और क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया प्राचीन इतिहास का। किसके बारे में? वैदिकोत्तर काल में हरियाणा, यानी हरियाणा वैदिक काल के बाद कैसा था। फिर आपके यहाँ आपने देखा मौर्यों का प्रशासन रहा, जिनका प्रभाव ये अपना अशोक के स्तूप के रूप में, अशोक के स्तंभ के रूप में देखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो स्टार्टिंग ही पंजाब से की थी, फिर वो मगध की तरफ गया था। तो उसके बाद आपने देखा कि कैसे इनके पतन के साथ साथ आपके यहाँ पर यौधेय गण प्रभावी हो गए। और यौधेय गण पूरी दोनों नदियों के बीच की पूरी बेल्ट थी, जिनकी राजधानी थी नौरंगाबाद। कहाँ? भिवानी में। उसी को प्रकृतनाथ भी कहते थे। और फिर हमने देखा उन्हीं के पैरेलल में अग्रोहा को देखा, अग्र को। फिर एक देखा हमने ऊपर अंबाला में कुणिंद था, महेंद्रगढ़ राजस्थान की बेल्ट में अर्जुनायन था। ये सब इकट्ठे होके कुषाण इनके ऊपर जब अटैक करेंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे, और उस इकट्ठे होने में भी कुषाण इनके सामने हावी रहेंगे। और इसलिए कुषाण काल के सिक्के आपके यहाँ मिलेंगे, उनकी मुद्राएं मिलेंगी और उस टाइम की मूर्तियां मिलेंगी। तो ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। ये कहानियां सुन लोगे और फिर किताब उठा के पढ़ना, ये बहुत आसान दिखेगा। वैसे टफ है ये चैप्टर, अगर अपने आप से पढ़ते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर कहानियां सुन लोगे तो ये चैप्टर इजिएस्ट चैप्टर्स में से। कहानी तो है भाई, यौधेय अपने अग्र वाले, एक अर्जुनायन वाले, एक कुणिंद वाले, चारों के बारे में हमें डिटेल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। अभी कोई कह रहा है 1 घंटे की क्लास एनफ है। 1 घंटे की क्लास में ना मेरी क्लासेस सिर्फ 3 दिन लगती हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आपने बहुतों ने कहा कि मैम 2 से क्लास 1 कर दो, इसलिए मैं 1 ही क्लास लेती हूँ। तो अब इसके साथ ये बहुत छोटी क्लास है, कोई बहुत लंबी नहीं है। कहानी तो है, 4 छोटे छोटे राज्य आपने पढ़े, पढ़ा कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी पढ़ी है। बेसिक बातें पढ़ोगे तो आसान दिखेगा। सर कौन सा चैप्टर है? ये वाला जो पढ़ा है इन सब का निचोड़ है, ये फर्स्ट चैप्टर। इसको पहले नहीं पढ़ाया, अगर पहले पढ़ाती समझ में ना आता, क्योंकि पहले में सब चीजों का निचोड़ दे रखा है। इसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो आपने पढ़ा ना नए वाला, इन सबको एक साथ इकट्ठे कर दिया। तो ये इंट्रोडक्शन में अगर समझा देती तो ये फिर ये क्लियर नहीं होता, अब ये समझ में आएगा। इसको भी बताने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बताऊंगी। ये सब वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया टाइम के साथ साथ। आपके हरियाणा के बारे में आपको बहुत सारी किताबों से पता चलता है, जिनमें अभी आपने क्या क्या देखा? दिव्यावदान था, आपने देखा वेद थे, पुराण थी, महाभारत के द्रोण पर्व में आपका नाम आया, वामन पुराण में आपकी नदियों का नाम आएगा, और आपका जो ये है अष्टाध्यायी है, ये आपकी ये है अपनी महाभाष्य है। तो बहुत सारी किताबें हैं जो हरियाणा की हमें जानकारी देंगी। टाइम के साथ साथ हरियाणा शब्द का अर्थ भी बदलता जाएगा। आपका सबसे पहले हरियाणा नाम आएगा रज हरियाणे। रज मतलब मिट्टी, रज होता है ना, मिट्टी को बोलते हैं, यानी हरियाणा की मिट्टी के लिए रज हरियाणे शब्द यूज किया। सबसे पहली बार हरियाणा का जिक्र आया वेदों में, और सबसे प्राचीन वेद में ऋग्वेद में। आपका नाम है रज हरियाणे। टाइम बीतता गया, हरियाणा के अर्थ बदलते गए। कोई कहता है हरियाणा हरि, हरि मतलब भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। कोई कहता है हरियाणा हरि अयन, इसका मतलब भगवान शिव का की जमीन है। कोई कहता है अहीरों की भूमि है, क्योंकि अहीर है ना यहाँ पर, यादव कास्ट जो रेवाड़ी के आसपास है। कोई कहता है कि नहीं, ये एक भगवानों से जुड़ी भूमि है, और कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसका पालना आपका हरियाणा है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ के ब्रह्म सरोवर की मिट्टी से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की थी। तो आपका ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में जो है, उसके लिए मध्यकाल के जो लोग अपने ये इस्लाम धर्म को मानते थे ना, उन्होंने भी आपके बारे में लिखा। तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा, वरना कोई हमारे बारे में क्यों लिखता। तो इन सबसे ये दिखता है कि हरियाणा एक रिच कल्चर, एक रिच हेरिटेज का स्वामी रहा है। और आज से नहीं, सदियों से यहाँ बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए। सभ्यता की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य आप पढ़ रहे हैं, भारत का पहला राजा, जिसने कि आपके यहाँ से शुरुआत की थी सेना के गठन की। बाद में वो गया मगध ही, लेकिन फिर भी एक होता है शुरुआती पहला स्टेप, वो उसने हरियाणा पंजाब से लिया था। तो इस तरह से देखें तो हरियाणा का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है
किसी भी देश के निर्माण में स्टार्टिंग में जो एक होता है ना इनिशियल स्टेजेस में, उसमें हरियाणा ने योगदान दिया। यहाँ छोटे ही सही लेकिन बहुत सारे ऐसे गणराज्य जिनके बारे में आप अभी पढ़ के आए हैं, जिनमें यौधेय थे, कुणिंद थे, अर्जुनायन थे, अग्र थे, जिनका आज तक में भी सिक्के मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं। तो इतना बड़ा योगदान देना कोई छोटी चीज नहीं है। उन सब का मिक्सचर है ये, जिसको आप कहते हैं हरियाणा के इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो सोर्सेस जो आपने पूरा अब तक पढ़ा ना, उन सब का निचोड़ है, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टफ भी है। अगर अपने आप पढ़ते हैं तो बहुत लगता है कि यार ये क्या बकवास है, समझ में नहीं आ रही, पर आसान है। सिर्फ सुनते जाना, समझ में अपने आप आएगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड है। एक एक लाइन में एक एक फैक्ट लिखा है। जिसने इतिहास अब तक समझा है उसके लिए चैप्टर आसान है, लेकिन जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है अब तक उसके लिए बहुत टफ है। इसलिए पहले मध्यकाल को, आधुनिक काल को और प्राचीन काल को पढ़ के यहाँ आना चाहिए। आप अगर लगातार पिछले 10 दिन की क्लासेस को देखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान दिखेगा, वरना टफ दिखेगा। क्योंकि इसमें आएगा क्या, किसके सिक्के कहाँ मिले, किसकी मूर्तियां कहाँ मिली, किसके स्तंभ कहाँ मिले, कौन सी लिपि में मिले, कौन सी भाषा में लिखे गए। तो इन सब में ना कॉन्सेप्ट और कहानियां नहीं होती, ये सीधे फैक्ट होते हैं कि भाई योद्धाओं के सिक्के यहाँ मिले, या बुद्ध की सिर रहित मूर्ति यहाँ मिली, या प्रवेश द्वार इंडो ग्रीक शैली का यहाँ मिला। तो इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ये तो बार बार पढ़ना है, याद करना है। ये बेसिकली आपको जैसे मैथ्स के टेबल रटने पड़ते हैं ना, ऐसे बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी। अगर आपने ये सारी हिस्ट्री अब तक की समझ ली तो अब अगर वो कहेंगे योद्धाओं के सिक्के, तो आप इजिली समझ पाएंगे योद्धे यार किस बेल्ट में थे, राजधानी के पास यानी औरंगाबाद में मिलेंगे। तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप वैसे ही सीधा याद करोगे तो टफ रहेगा। वो कहेंगे कुनिंद किस तरफ थे, तो आपको पता है उनके सिक्के मिल सकते हैं अंबाला की तरफ। अर्जुनायन के सिक्के कहाँ मिल सकते हैं, महेंद्रगढ़ की तरफ। जैसे अगर कॉन्सेप्ट अब तक के समझ लिए तो ये चैप्टर आसान, वरना बहुत टफ है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। एक दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे पता है ये बहुत टफ चैप्टर है, और ये ऐसे नहीं है कि आप सोचें और एक दिन में बिना उसके याद हो जाए। ये मेहनत की डिमांड करेगा। हो सकता है आपको तैयार करने में इसको 3 से 4 दिन लगे, सेल्फ में 2 दिन तो कम से कम मुझे भी देने पड़ेंगे, आज और कल। एक दिन में पूरा नहीं हो सकता, बहुत बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मेहनत और टाइम दोनों की डिमांड करता है चैप्टर, इसीलिए इसको आज आधा पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कहते हैं हरियाणा के मेजर सोर्सेस क्या हैं। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा तुम्हें कैसे पता चला, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो कहते हैं हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति। पहले तो बात करें कि हमारा शब्द हरियाणा हमें क्यों कहते हैं, कहाँ से आया। अलग अलग विचार हैं। कुछ विद्वान कहते हैं परशुराम। परशुराम कौन, जो ब्राह्मण समाज जिसको अपना कुलगुरु मानते हैं। परशुराम कहते हैं परशुराम की संतान है ब्राह्मण। तो कुछ लोग मानते हैं परशुराम, जिन्हें हरि के नाम से संबोधित किया जाता है, के नाम से हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। तो शुंग भी तो ब्राह्मण थे, तो शुंगों का प्रभाव अगर आपके यहाँ रहा तो ब्राह्मणों का प्रभाव रहा होगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, सब लोग नहीं, कुछ विद्वान, कि परशुराम का नाम हरि था और परशुराम की भूमि है, ब्राह्मणों की भूमि है, इसलिए यह हरियाणा है। ठीक है, एक बात। अन्य कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति दशार्ण यानी 10 अर्ण, 10 किले शब्द से बना हुआ मानते हैं, लेकिन इसको मान्यता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको आप मानते हैं कि ये सच में लिखे गए थे। बहुत सुंदर, अच्छी, सच्ची किताबें हैं। आप मानते हैं कि वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया था ना महर्षि दयानंद सरस्वती ने, तो वेदों से ऊपर आप कुछ नहीं मानते, और वेद में आपका नाम लिखा है रज हरियाणा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऋग्वेद में रज हरियाणे, रजे हरियाणे या रज मतलब मिट्टी, माटी के रूप में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भारत की उत्पत्ति ही आपके हरियाणा से हुई। यहाँ के ब्रह्म सरोवर की मिट्टी में ही भगवान ब्रह्मा जी ने इंसान की उत्पत्ति की थी, और वहां से आपका हरियाणा के उस कुरुक्षेत्र के थानेसर के उस सरोवर से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो इसलिए सभ्यता की पालना ही कहेंगे ना, वहां से शुरुआत हुई, बचपन वहां बीता। अन्य विद्वानों के दिए गए नाम, सर क्या ये विजिबल है, एक बार देखना, अगर नहीं है तो सुन लेना, पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, सुनते चलो, कोई नहीं। इसका नाम 3-4 नाम इंपॉर्टेंट है जो मैं बताती भी चलूंगी। पहला लिखा है रज हरियाणे, मिट्टी, रज मतलब मिट्टी, रजे हरियाणे, ये कहाँ लिखा है, ऋग्वेद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुधान्यक, धन धान्य बहुत ज्यादा हो, यहाँ बहुत ज्यादा गेहूं धान सब कुछ पैदा होता था, तो हम क्योंकि रिच थे, कल्चर यहाँ बहुत ज्यादा बढ़िया था, एग्रीकल्चर, तो नाम पड़ा बहुधान्यक प्रदेश। ये महाभारत में है, तो महाभारत में आपका नाम है बहुधान्यक। महाभारत जो कि 18 पर्वों में है, इसके द्रोण पर्व को अभी आप पढ़ रहे थे योद्धाओं के बारे में। तो बहुधान्यक, बहुत
बहुत धन धान्य जहां है, ये लिखा है महाभारत में। रज हरियाणे ऋग्वेद में। हरि धानक्या, ये धानम्या लिखा है, इसको क्या बना लेना, हरि धानक्या। हरि मतलब भगवान और धानक्या धन धान्य। तो राहुल सांकृत्यायन जो बहुत बड़े लेखक हैं जिन्होंने ढेरों कविताएं और कहानियां लिखी हैं, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन कहते हैं आपका नाम था हरि धानक्या। तो देखो हरि मतलब भगवान और धान्य जहां बहुत ज्यादा धन धान्य हो और भगवान हो, तो हरि धानक्या राहुल सांकृत्यायन। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीकंठ जनपद, कई बार एग्जाम में आ चुका। श्रीकंठ जनपद नाम किसने दिया आपको? बाण भट्ट की किताब जिसका नाम है हर्षचरित। हर्षचरित जिसमें राजा हर्ष की पूरे खानदान, पूरी वंशावली है कि कैसे हर्ष राजा बने 606 ईस्वी में। अगर आपने हिस्ट्री का पिछली क्लास देखी है तो आपको ये बात समझ में आएगी। हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, राज्यश्री, ये प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे ना, राज्यवर्धन, राज्यश्री, हर्षवर्धन। 605 में खुद प्रभाकर वर्धन एक्सपायर हुए तो राज्यवर्धन राजा बना। अगले साल उसका मर्डर कर दिया मालवा के शासक ने और गौड़ नरेश के साथ मिलकर। फिर राज्यवर्धन के मर्डर के बाद हर्षवर्धन राजा बना 606 में। राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गया क्योंकि उसकी बहन के हस्बैंड का मर्डर कर दिया था किसी ने। तो ये सब कहानियां अगर आपको याद है तो उससे याद कर लेना। हर्षचरित नाम की किताब लिखी है बाण भट्ट ने और ये 7वीं शताब्दी का राजा था और इसके टाइम में इसको श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। राजधानी थी ना इनकी थानेसर, तो श्रीकंठ जनपद। ठीक है, श्रीकंठ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीकंठ जनपद है और रज हरियाणा दोनों। बहुधानक्या कहेंगे तो आपके महाभारत में, और हरिधानक्या कहेंगे तो राहुल सांकृत्यायन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। हरियाल ये छोटी चीज है फिर भी पढ़ लेंगे। यदुनाथ सरकार ने कहा हरियाणा पुष्पदंत में, तो पुष्पदंत में आपको हरियाणा नाम जो आपका है वो दिया गया। हरना महाराज कृष्ण ने, छोटे वो हैं। आर्यना ये इंपॉर्टेंट है, आर्यना आर्यों का घर। हमें एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने कहा, डॉक्टर HR गुप्ता, ये पूछ लिया गया था, HSSC पूछ चुकी है इसको। आर्यन शब्द आपके लिए किसने यूज किया? तो HR गुप्ता ने, HR गुप्ता आर्यन। अभी अभिरयाणा डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। तो अपना एक तो आर्यन याद रखना, एक रज हरियाणे, एक श्रीकंठ जनपद, ये सारे आपको याद रखने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार सुन लोगे ना, पढ़ लोगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या कह रहे हैं, हरियाणा शब्द के भिन्न भिन्न रूप, क्या मतलब है हरियाणा का? तो पहला हरियाणा का मतलब है हरि का अरण्य। हरि मतलब भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, देखो कृष्ण की स्थली हरियाणा, हरि का अरण्य। तो कृष्ण, हर का अयन, एक हर मतलब है शिवजी, तो कृष्ण और शिवजी, भगवान शिव का घर, ये भी हरियाणा। एक आभिरायण मतलब आहीर, अहीरों का, तो अहीरों का घर यानी यादव कम्युनिटी। एक है हरित अरण्य, हरा भरा वन, तो हरा भरा वन है। कोई कहता है भगवान शिव का घर है, कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण की स्थली है, कोई कहता है अहीरों का घर है। ब्रह्मावर्त हरियाणा के एक भाग का नाम था जो कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक महानता के कारण पड़ा। ब्रह्मावर्त में ही तो वैदिक काल के लोग आके बसे थे। ये आपकी सरस्वती नदी के ऊपर का हिस्सा था ब्रह्मावर्त, भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस समय हरियाणा ब्रह्मावर्त और अन्य जनपदों के साथ ब्रह्मदेश का अंग था। तो आपका जो हरियाणा है ना, ये ब्रह्मावर्त का हिस्सा था। ये आर्यों की स्टार्टिंग थी जब लोहा नहीं था, जब वो कहीं कहीं अपने छोटे छोटे हट्स बनाते थे, झोपड़ियां, और बस पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। उस टाइम आपका नाम था ब्रह्मावर्त, आप उसका हिस्सा थे। महाभारत काल में पुरु, आपको याद है कुरु, पुरु, पांचाल, ये पढ़े हुए हमने। तो पुरु वंशीय महाप्रतापी राजा हुए कुरु, यानी कुरु किस वंश के थे? पुरु के। इनके नाम से संबद्ध होकर ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र कहलाया। तो राजा कुरु के नाम पे आपका कुरुक्षेत्र है। कुरु का इलाका तो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के दक्षिण यानी दिल्ली के निकट का क्षेत्र खांडव प्रस्थ कहलाता था। अगर आपने महाभारत सुनी है ना तो खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ये सब सुनने को मिले होंगे आपको। तो जो कुरुक्षेत्र के नीचे दिल्ली का इलाका था इसका नाम था खांडव प्रस्थ। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी रोहतक हिसार की बेल्ट, इसको बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुधान्यक हमारा नाम किस जगह लिखा है? महाभारत में। बहुत धान्य था आपके यहाँ, बहुधान्यक। 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास, यानी ये अपना हर्षवर्धन वाला टाइम, तो इसका नाम श्रीकंठ पड़ेगा, के आसपास कुरुक्षेत्र और इसके ऊपर और नीचे के कुरु जंगल आदि क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद, क्योंकि 7वीं शताब्दी यानी 606 का राजा कौन था? तो श्रीकंठ जनपद क्यों कहा? क्योंकि हर्षचरित में लिखा गया है ये नाम, और उस टाइम वही राजा था, तो श्रीकंठ जनपद कहलाने लगा। संभवतः ये नाम किसी नागवंशीय राजा द्वारा दिया गया था। ये नागवंश कौन है? ये नागवंश है जब आपके यहाँ गुप्तों का खात्मा हुआ ना, पहले हमने मौर्यों का खात्मा देखा, फिर मौर्यों के बाद बड़े राजा आए थे गुप्त। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। उस टाइम पे मंदिर, मूर्तियां, ये सब बनने लग गए थे। जब आपके पूरे भारत में
गुप्त ताकतवर थे ना, तब 3 वंश हुआ करते थे, एक नागवंश, एक गुप्त वंश और एक वाकाटक। नागवंश वालों में भी गुप्तों ने शादी की थी और वाकाटक में भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। अब जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको ये बातें पता होंगी। तो नागवंश के किसी राजा ने हमारा नाम रखा श्रीकंठ जनपद। ये श्रीकंठ कहाँ लिखा है? बाणभट्ट की किताब में। कौन सी किताब है? हर्षचरित। कौन सी सदी के राजा हैं वो? छठी सातवीं के। पिताजी छठी के थे 580 ईस्वी में, और फिर बेटे ने 605 और 606 में काम किया। ठीक है, तो देखो इसीलिए नाम लिखा था ये छठी सातवीं। तो ये 580 कह रही हूँ तो शताब्दी तो अगली गिनी जाएगी ना, 606 कह रही हूँ तो सातवीं। ठीक है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि थे पुष्पदंत, जो कि रोहतक के आसपास के रहने वाले थे। अब पूछ लेंगे पुष्पदंत कौन से कवि हैं, तो जैन कवि हैं, ये याद रखना पड़ेगा। पुष्पदत्त जैन कवि। उन्होंने एक किताब लिखी महापुराण। ठीक है, में अखिलीय परिपालीय हरियाणाऊ में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था। तो उन्होंने अपनी किताब में हरियाणा शब्द का यूज किया। एक जैन कोई राइटर है जिनका नाम क्या है? पुष्पदंत। तो जैन कवि हैं पुष्पदंत, हरियाणा शब्द का यूज किया पुष्पदंत, अभी टेबल में भी नाम था। हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि दूसरे हैं श्रीधर। इन्होंने अपनी पुस्तक पाषाणाऊ चरियू में इस प्रदेश को हरियाणाए नाम से संबोधित किया। तो हमारे बहुत सारे नाम है, जैनियों ने नाम दिए, हमारे हमारे नाम बौद्धों ने दिए, बहुत सारे नाम दिए हमें। 14वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश का नाम हरियाणा ही प्रयोग में आने लगा। तो पूछ लेंगे हरियाणा शब्द कब से कंफर्म हो गया कि भाई यही शब्द चलेगा? 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी का मतलब समझ जाओ 1300 कुछ, यानी मध्यकाल से आपका नाम हरियाणा पड़ गया। पहले टेम्परेरी, कोई श्रीकंठ जनपद कह रहा है, कोई बहुधानक क्या कह रहा है, कोई रज हरियाणे कह रहा है, लेकिन 14वीं शताब्दी यानी 1300 कुछ में जब आपका ये फिरोज शाह तुगलक और ये आएंगे ना, खिलजी और ये सब गुलाम वगैरह, फिर आपका नाम कंफर्म हो गया भाई ये हरियाणा है। फिर तब से आज तक आपका नाम हरियाणा है। ठीक है, तो कौन सी शताब्दी? 14वीं, यानी 1300 कुछ के बाद हरियाणा। यद्यपि एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 66 को हुई, लेकिन एक विशिष्ट और सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है। क्योंकि हमने कितने सारे तो पढ़ लिए, यौधेयों की राजधानी यहाँ थी, और अपना ये कुणिंद यहाँ पर थे, अर्जुनायन यहाँ थे। तो इसलिए हरियाणा ऐसा नहीं कि 66 के बाद है, हरियाणा पहले भी था, बस पहले किसी के साथ एडजस्ट कर रखा था, अब अलग हो गया। ऐतिहासिक स्रोत तुम्हारे पास क्या क्या है हरियाणा के बारे में, तुम कंफर्म कर पाओ? तो ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत है, लिखा हुआ है, रज हरियाणे लिखित में है, श्रीकंठ जनपद लिखित में है। पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक मतलब प्राचीन कोई स्तंभ खड़ा हुआ है उस पर कुछ लिखा हुआ है। मौद्रिक साक्ष्य हैं, आपके पास कॉइन्स हैं, अभी आपने देखा पंचमार्क सिक्के हैं, आपके पास इंडो ग्रीक शैली के मिले, कुषाणों के सोने के सिक्के मिले, चांदी के सिक्के मिले, आपके योद्धेयों के सिक्के मिले, सांचे मिले, टकसाल मिली, तो आपके पास कंफर्म है। इस आदि सम्मिलित किए जाते हैं। हरियाणा के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या है? पहला साहित्यिक सामग्री, कहाँ लिखा हुआ है? तो पहला है वैदिक साहित्य। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि अधिकांश वैदिक साहित्य, जिसमें कि वेद था, ब्राह्मण जो वेदों को आसान बनाते थे, उपनिषद जो गुरुओं के पास बैठ के लिखे गए, आरण्यक जो जंगल में जाके ज्ञान प्राप्त करके लिखे गए, आदि की रचना हरियाणा में हुई। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद बेसिकली आपके बारे में ही है। ऋग्वेद है ही हम, क्योंकि हमारे यहीं पर सरस्वती के आसपास ही तो ये पुराने जो जंगलों में इलाके में रहा करते थे, ये सब सरस्वती सरस्वती की पूजा करते थे। सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। तो इसका मतलब ये सारी चीजें हरियाणा में ही घटित हुई हैं। कहते हैं ये देवकृत योनि है, यानी भगवानों का जन्म भी इसी माटी में, इन्हीं नदियों में से हुआ। तो इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हरियाणा में लिखा गया सब कुछ, सारे वेद ब्राह्मण सब कुछ यहीं लिखा गया। मनु जो कि शुंग काल में जिसने मनुस्मृति लिखी, जो कि स्मृति है, उसके अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ है। इस प्रदेश को ब्रह्मावर्त नाम दिया गया। तो आप भगवान ब्रह्मा से संबंधित है, ब्रह्मावर्त आपका नाम था। स्कंद पुराण, तो आपने देखा वेदों में, वेदों की रचना उपनिषद की, आरण्यक की, ब्राह्मण की। फिर स्मृतियों में आपका नाम आया मनु में, अब पुराणों में आपका नाम आ रहा है। देखो स्कंद पुराण के अनुसार, 18 पुराण है ना, इसके अनुसार कुमारिका खंड में कोई पार्ट होगा, हरियाणा के लिए हरियाला शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आप पुराणों में, वेद में, उपनिषद में, आरण्यक में, ब्राह्मण में, सब ग्रंथों में, स्मृतियों में, हर जगह आपका नाम आया। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण किताबों का नाम है, ऐतरेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद इस राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो इन किताबों को पढ़ के सारे हरियाणा की जानकारी मिलती है। महाभारत ग्रंथ की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई थी, ये आप जानते ही हो। महाभारत के नकुल दिग्विजय में आपके रोहतक के बारे में लिखा है कि ये इतने गज, इतने योजन लंबा, इतना चौड़ा, इतना हरा भरा शहर था। तो रोहतक नगर का वर्णन आपके नकुल दिग्विजयम में है। तो कितनी पुरानी किताब में लिखा है, कितना सुंदर शहर था रोहतक, देखने लायक। तो हरियाणा के शहर ये नकुल,
महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। तो सुंदर शहर कौन सा था? रोहतक। कहाँ लिखा है? नकुल दिग्विजयम। हरियाणा का शहर करनाल महाभारत के कर्ण से संबंधित है, तो आपका हरियाणा बहुत पुराना है। वामन पुराण, इसमें नदी मिलेंगी आपको। हरियाणा में ना बहुत फेमस 9 नदियां थी, तो वो 9 में से अब तो एक आधी मुश्किल मिलती है, अदरवाइज पुराने टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट नदियां। वामन पुराण, न है ना पीछे, नदी की जानकारी देगा। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन प्राप्त होता है। एग्जाम में आएगा हरियाणा में बहने वाली नदियों का प्रॉपर वर्णन कहाँ है, तो आप कहोगे वामन पुराण में। वैसे तो हर जगह है, ऋग्वेद में भी है, लेकिन वामन पुराण मेन है। अष्टाध्यायी अभी हम पढ़ के आए थे, पाणिनि की अष्टाध्यायी। फिर आपने महाभाष्य लिखी, टीका है अष्टाध्यायी पर, किसने लिखी है? पतंजलि ने। फिर आपने चतुर्भाणी, ये तो हमने नहीं पढ़ा, हर्षचरित बाणभट्ट की राजतरंगिणी, ये कल्हण की है, कश्मीर का इतिहास, उसमें हरियाणा का भी जिक्र है। इन सब में भी हरियाणा का उल्लेख मिलता है। तो इन किताबों से आपको जानकारी मिली कि हमारा हरियाणा आज का नहीं है, हरियाणा वैदिक काल में, स्मृति काल में, हर टाइम पर हरियाणा था। ठीक है, ये सब वही बातें जो मैं बता रही हूँ, इनको आप पढ़ोगे इससे समझ में आएगा। शतपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वेदों को आसान बनाने की किताब, तथा कई आरण्यक ग्रंथों में से हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में हरियाणा के नागरिकों की भाषा को सर्वोत्कृष्ट, सबसे बेस्ट भाषा थी हमारी, और उनके आचरण को शिष्टपूर्ण, बहुत अच्छा व्यवहार था यहाँ के लोगों का, और अनुकरणीय माना जाता था। यानी देखो यहाँ सभ्यता संस्कृति का कितना सुंदर मेल था। आज कहते हैं कि बहुत खड़ी बोली है और बहुत अक्खड़ बोलते हैं, लेकिन कभी यहाँ की बोली बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर, और यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था। ऐसा किताबें लिखती हैं, हम नहीं कह रहे। जैमिनीय ब्राह्मण से हमें प्राचीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। छांदोग्य उपनिषद, 108 है उपनिषद, उसमें से छांदोग्य से आपको प्राचीन काल के हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक, मतलब क्या रहते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, औरतों की स्थिति कैसी थी, आदमी क्या व्यापार करते थे, खेती किस स्थिति की थी, ये सब कुछ लिखा हुआ है वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, उपनिषद में, सब चीजों में, जिनको आप कहते हैं कि हमारे भारत की जानकारी है, उसमें सब में हरियाणा का जिक्र आया है। ठीक है, इसके बाद है महाभारत और उसके बाद का संस्कृत साहित्य। वामन पुराण पीछे न है, नदी की जानकारी देगा। तो वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियां, अब नहीं है ये, लेकिन उस टाइम थी। सरस्वती आज नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में सबसे इंपॉर्टेंट थी। वैतरणी, आपगा, ये इसका जिक्र आपने पर्यटन में पढ़ा था, आपगा इंपॉर्टेंट प्राचीन रिवर। मंदाकिनी, मधुश्रवा, अंशुमती, कौशिकी, दृष्टवती और हिरण्यवती, इसके बारे में बताया गया है। अंशुमती मैंने आपको बताया था, ये आपकी साउथ की एक नदी है, डबल डबल नाम वाली। दृष्टवती भी आप जानते हैं। ये 9 नदियों का जिक्र इस किताब में है, जिनमें से आज आपको 1-2 सुनाई देंगी, बाकी नहीं। बौद्ध और जैन साहित्य के स्रोत भी आपके बारे में बात करते हैं। दिव्यावदान, मांझी माणिक्य आपके बारे में बताते हैं ना। तो बौद्ध साहित्य के ग्रंथों मंझी मनिकाय, मांझी माणिक्य और मंझी मनिकाय एक ही किताब के 2 नाम हैं। और दिव्यावदान में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आपका जो हरियाणा है ना, यहाँ महात्मा बुद्ध भी आए, और यहाँ जैन एक बहुत बड़े गुरु थे, जैन 24 तीर्थंकर है ना, उनसे अलग एक लोहाचार्य थे, कहते हैं वो भी आपके यहाँ बहुत लंबे टाइम तक स्टे किया उन्होंने। महात्मा बुद्ध भी घूमते थे यहाँ। पंप पचसूदनी ये किताब है, इसके अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया था। तो पूछेंगे क्या महात्मा बुद्ध हरियाणा में आए थे, इसकी जानकारी आपको किससे पता चली? तो आप कहेंगे किताब जिसका नाम है पंप पचसूदनी, इसमें लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने कई चक्कर हरियाणा में भी लगाए। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, में अग्रोहा, अभी आप अग्रोहा पूरा डिटेल से समझ सकते हैं। हिसार के आसपास का अग्रसेन महाराज ने काम किया। वैश्य अग्रवाल अपनी इसको जन्म स्थली मानते हैं, और ये अग्रोहा वाले इलाके में हिसार के आसपास की पट्टी आती है वही। तो दिव्यावदान जो बौद्धों की किताब है, इसमें अग्रोहा हिसार का वर्णन मिलता है। पूछ लेंगे हरियाणा के किस शहर का वर्णन दिव्यावदान में है? नकुल दिग्विजयम में है। तो रोहतक का वर्णन, रोहतक बहुत सुंदर है, नकुल दिग्विजयम में लिखा है, और अग्रोहा की जानकारी दिव्यावदान में है। ठीक है, हिसार का वर्णन मिलता है। अग्रोहा बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। जैन ग्रंथ, अब धर्म बदला, जैन ग्रंथ कथा कोश और भद्रबाहु चरित बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी अग्रोहा हिसार का वर्णन मिलता है। तो सोचो अग्रोहा में जैन भी हैं और बौद्ध भी हैं। जहां जैन विद्वान थे लोहाचार्य, पूछ लेंगे लोहाचार्य किस धर्म से थे, तो ये जैन धर्म के। तुम्हें कैसे पता? इस भद्रबाहु चरित में और कथा कोश में लिखा है कि ये यहीं रहते थे। तो लोहाचार्य रहते थे। अग्रोहा जैन धर्म का प्रधान केंद्र रहा। और आप जानते हैं कि जो वैश्य समाज है ना, जो व्यापारी वर्ग है, यही ज्यादातर बौद्ध और जैन के अनुयायी हैं। तो जैन और बौद्ध एक जैसे ही तो थे, लगभग साथ साथ थे। 23 साल का ही तो बस इसमें अंतर था, वरना साथ साथ डेवलप हुए। तो ये लोहाचार्य नाम के जैन विद्वान आपके यहाँ रहे थे। कहाँ? हिसार के अग्रोहा में। कैसे पता? भद्रबाहु चरित में और कथाकोश में लिखा है। दिव्यावदान में क्या लिखा है कि अग्रोहा हिसार ऐसे ऐसे एक शहर था, प्रमुख केंद्र था।
नवीन पुस्तकें, नई नई किताबें भी हरियाणा के बारे में आपको जानकारी देती हैं। जैसे पंजाब सरकार ने उर्दू में कुछ लिखवाया था, गुरुग्राम, रोहतक और हिसार जिलों का इतिहास, तारीख झज्जर ये नाम था उसका। और आभीर कुलदीपिका, आभीर है तो अहीर की बात कर रहे हैं, रेवाड़ी का इतिहास। ये कोई नई किताबें हैं जो अब पिछले कुछ सालों में लिखी गई हैं। पंडित श्री राम शर्मा, बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हैं। जब आधुनिक इतिहास हरियाणा का पढ़ा तो पंडित श्री राम शर्मा के बारे में बताया था। गांधी जी के चलाए 5 सत्याग्रहों में कूदे थे, 7 साल तक जेल में रहे थे। पंडित राम शर्मा, श्री राम शर्मा द्वारा लिखित हरियाणा का इतिहास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नामक ग्रंथ से हमें हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हरियाणा की जानकारी आपको आधुनिक काल की किताबों से भी मिली, आपको प्राचीन काल के वेदों से भी मिली, उपनिषद से भी, चाहे छांदोग्य रहा हो, चाहे ऐतरेय ब्राह्मण रहा हो, इन सब ने आपको, मनुस्मृति ने भी, वामन पुराण ने भी आपको बहुत सारी चीजें बताई। ये किताबों के नाम हैं, ये अब इतनी सारी याद नहीं होती, एक बार सिर्फ रीडिंग कर लेना, और सारी यहाँ आएंगी भी नहीं, ना ही इतना मैं कहूंगी कि तुम्हें याद करनी है, वो पॉसिबल नहीं है। ये तो थी सारे साहित्य किताबों की जानकारी। अगली है पुरातात्विक सामग्री। पहले किताबों तक को पढ़ लेते हैं, पुरातत्व में क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी फिर, तो उनको मैं कल पढ़ाऊंगी। ये सीसवाल, ये पूरा कहाँ कहाँ अभिलेख मिले हैं, एमडीयू ने क्या किया, अभिलेख कौन कौन से हैं, ये सब थोड़ा डिटेल ज्यादा हो जाएगा, फिर आज ना मिक्स हो जाएगा दिमाग में। तो हमने आज एक चैप्टर पूरा किया, मौर्यों के बाद हरियाणा कैसा था, जिसमें योद्धेय थे, कुनिंद थे, अर्जुनायन थे और अग्र थे, ये गणराज्य थे। इनके सिक्के कहाँ कहाँ मिले, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनको सबको पढ़ के जाना। और फिर हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें अब तक की कहानियों का निचोड़ था, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमें कैसे पता ये सब बातें जो हम पिछले 4-5 दिन से पढ़ रहे थे, तो इन सब की जानकारी कहाँ से मिली उसका निचोड़ है। हम कल इस चैप्टर पे और मेहनत करेंगे और कल 1.5 घंटे में हो सकता है चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तुम्हें अपने आप भी तैयार करना पड़ेगा, मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा। तो अब हरियाणा की हिस्ट्री जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन लगता है बच्चों को, मुझे उम्मीद है जो ध्यान दे रहे होंगे ना, उनको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। हाँ, याद तो करना पड़ता है हर किसी को, मुझे भी जब पढ़ना, मैंने जब पढ़ा स्टार्टिंग में तो बहुत टफ लगता था कि ये क्या अजीब अजीब सी चीजें, क्योंकि पहले इतिहास में नाम ही नहीं आए। लेकिन जब समझा उस टॉपिक को, थोड़ा सा सर्च किया कुछ अच्छी किताबों से, इंटरनेट से देखा, जानकारी निकाली मैप से, तो फिर लगा कि आसान है, कहानी की तरह अगर समझ में आ जाए फिर दिक्कत नहीं है। तो ये आपको भी ऐसे ही तैयार करना है। सारी क्लास आपने सुन ली, अब किताब खोलना, किताब से पढ़ना कि योद्धे कहाँ थे, गणराज्य किस किस के बीच में काम कर रहा था, उनके सिक्के कहाँ मिले, सांचे कहाँ मिले, किसकी पूजा करते थे, फिर उन्होंने किस किस की मदद ली, उनके टाइम में किस किस ने अटैक किया, विमकटफिशेस ने यहाँ अटैक किया तब कौन था, फिर कनिष्क के बाद अगले किसको इन्होंने हराया, फिर पूरे भारत से उनको गायब किया, इन सब की जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली। तो ये सब आज पढ़ लेना, ठीक है। इंडियन ये हरियाणा हिस्ट्री पे हम, मेरे ख्याल और 2-3 दिन में ये कंप्लीशन पे आ जाएगी, शायद 2-3 दिन ना भी लगे, या हो सकता है लग भी जाए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि कहानियों के माध्यम से तुम्हें समझ में आ जाए। कहानी सुन के चीजें समझना बेहद आसान है, वरना डिफिकल्ट होता है। तो अब हरियाणा की हिस्ट्री कंप्लीट होने पर नेशनल हाईवेज का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो कराऊंगी। और एक नई पशु जनगणना जो है वो कराऊंगी। उसके बाद बहुत छोटे छोटे पर्व, मेले, मंदिर, गुरुद्वारे वो रह जाएंगे जो कि फैक्ट्स पर आधारित हैं, ठीक है। चलिए, मेहनत कर रहे होगे तो हरियाणा जी के आसान है, नहीं मेहनत कर रहे हो तो हरियाणा जी के टफ है। ये हिस्ट्री ऑफ हरियाणा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और 99% बच्चे कहते हैं कि हमें हिस्ट्री समझ में नहीं आती हरियाणा की। उसका लॉजिक ये है कि कभी सुनी ही नहीं, कभी पढ़ी ही नहीं। अब ये योद्धे, अग्र, ये कभी इंडियन हिस्ट्री में थोड़ी थे, लेकिन अगर आप मेरी कहानियों को सुन रहे हैं तो ये आपको आसान दिखेगा, फिर इजीली तैयार हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि इसमें नंबर लेना आसान है। याद करना पड़ेगा किसके सिक्के कहाँ मिले, किसकी क्या राजधानी थी, वो तो कॉमन सेंस है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कोई कह रहे हैं कि भाई सेंटर वाली क्लास भी लेनी है क्या। सेंटर वाली जो जुड़े हुए हैं ऐप पे, बहुत अच्छी बात है, ले लेना। उसमें थोड़ा सा फायदा ये होगा कि क्लास में मैं अंडरलाइन कराती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, यहाँ ऐप पे हर चीज़ को अंडरलाइन। अब ये जो पढ़ा रही हूँ ना, यही तो किताब है, किताब अलग नहीं है। जिसको मैं बोलती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अंडरलाइन कर लिया करो, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये सेम किताब ही क्लास में पढ़ाती हूँ, बस क्लास में इतना फर्क होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंडरलाइन इसी में से करवा दिया, और कुछ अलग नहीं होता। लेकिन अंडरलाइन करके फिर चीज़ याद करने वाली अलग निकल आती है। जैसे उस टेबल में सब कुछ नहीं याद करना, लेकिन हरिधानक क्या, बहुधानक क्या, ये कुछ वर्ड्स हैं, रज हरियाणे, श्रीकंठ जनपद, ये सब याद करने होते हैं। तो दिए तो 10 हैं, लेकिन या आर्यन किसने कहा, तो HR श्रीवास्तव, ये याद करने पड़ेंगे कुछ पॉइंट्स, ठीक है।
हाँ जी, मैथ्स की क्लास है, हाँ वो बता रहे हैं मैथ्स की क्लास है अभी आपकी, ठीक है। चलिए, अब हरियाणा जीके का लगभग कंप्लीशन पे आ गया आपका सिलेबस, तो बहुत डरने की बात नहीं है। अब हमें 10 दिन भी नहीं लगेंगे हरियाणा जीके कंप्लीट करने में। अब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब तो मैं रोज अगर एक क्लास लूंगी ना, तब भी हार्डली 6-8 दिन में टॉपिक्स कंप्लीशन पे आ जाएंगे। अब पिछले लगभग 10-12 दिन की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, इसको पॉजिटिव साइड से देखें कि हमें तैयारी करने का और मौका मिल गया। वैसे तो लगभग बच्चों ने कहा था कि पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि उससे 2-4 दिन पहले जो टॉपिक्स पढ़ाए थे वो एज इट इज पेपर में आ गए थे। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता और कुछ अच्छा बेहतर आपके भविष्य के लिए भगवान ने सोच रखा हो। तो ग्राम सचिव की तैयारी अब और दमदार तरीके से करो, सारी क्लासेस को देखते चलना। अब क्लासेस 1-1 घंटे की नहीं है, अब क्लासेस 1.5-1.5 2-2 घंटे की भी ले रही हूँ मैं बीच में, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक बार सिलेबस पूरा हो गया ना, फिर उसको आपको बार बार पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, आईपीसी की धारा भी करवा देना। ऐसे तो हर सब्जेक्ट में पूछेंगे, वो कितने सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी मैं, ये पॉसिबल नहीं होता। अब जैसे कुछ टॉपिक में करा दूंगी, लेकिन सारी चीजें, ये आईपीसी की धारा सिर्फ उनकी आएगी जिनका इंटरेस्ट है पुलिस में। तो पुलिस वाले अपनी आईपीसी की धारा थोड़ी सी खुद गूगल से सर्च करके पढ़नी पड़ेगी। अब ऐसे आंगनवाड़ी वालों का चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी आएगा, ऐसे ही जो अपना ग्राम पंचायत वाले उनके पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ना पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होता है वो सेल्फ में तैयार करना होता है। कुछ जिम्मेदारी अपनी भी माननी चाहिए। अब तुम बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, गूगल पे हर चीज है, थोड़ा सा काम, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझो और वहां से चीजें डिटेल से पढ़ लो, ठीक है। मैं वो कराऊंगी जो एवरेज हर एग्जाम को कवर करे। एक एक पोस्ट स्पेसिफिक जो होगा ना, भाई इस चीज के लिए ये पढ़ना है, तो वो यहाँ नहीं पढ़ा सकते, वो आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। गूगल से उसको सर्च करके थोड़ा सा डाउनलोड करके, और उनके मेन 4-6 पन्नों के नोट्स बनने हैं वो बना लो, उतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट आंगनवाड़ी वाला हो, और चाहे वो नर्सिंग वाला हो, उसमें आपको सेल्फ पे करना पड़ेगा थोड़ा काम, ठीक है। थैंक यू भाई, आज की क्लास इतनी ही है। गुड नाइट। अभी मैथ्स की क्लास होगी आपकी 8 बजे। थैंक यू।